एपिसोड 171 जोड़ 180 170 171 4 ऑन्स 1000 पाउंड को हिला देता है। 170 171 4 ऑन्स 1000 पाउंड को हिला देता है। लियांग पान का चेहरा सूखे गधे की खाल की तरह लाल हो गया था। उसे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था कि विराट ने अभी अभी क्या कहा था। तुमने क्या कहा? दोबारा कहो, मुझे समझ नहीं आया। लियांग पान ने कहा, मैंने कहा, क्या आपने ये दावा नहीं किया था कि आप प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा सकते हैं? मैंने तो बस आपके लिए यह मौका पक्का कर दिया है, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर लियांग पान का चेहरा लगभग काला पड़ गया। उसने जो बड़े बड़े दावे किए थे वे सरासर शेखी थे। यह आदमी उन्हें गंभीरता से कैसे ले सकता था? उसने न केवल उनकी बातों पर विश्वास किया बल्कि उसने जाकर किसी और को उकसाया भी था। इस बार तो उनका पतन निश्चित था। इस समय यामामोतो ताकेशी भी लियांग पान को देख रहा था। उसके चेहरे पर ठंडी उपहास भरी हुई थी। ये सोचना भी मुश्किल है कि यह मोटा ताज़ा आदमी उससे लड़ सकता है और 3 बार तक टिक सकता है। वह उसे पल भर में ही खत्म कर देगा। हाँ, अच्छा, मैं सच में देखना चाहता हूँ कि वह मुझे कैसे हराता है। ये सुनकर लियांग पान तुरंत डर गया और मना करने ही वाला था कि विराट ने उससे पहले ही यामामोतो ताकेशी से कहा, चालों की बात छोड़ो, वह तुम्हें इतनी बुरी तरह हरा सकता है कि तुम अपनी माँ को भी नहीं पहचान पाओगे। यामामोतो ताकेशी तुरंत क्रोधित हो गए। देखते रहो, जुबान देश के व्यक्ति। लियांग पान अब सचमुच चिंतित था। ऐसा लग रहा था कि शायद उसे मना करने का मौका भी न मिले। ठीक उसी समय जब वह विराट से बहाने बनाने ही वाला था, लियांग पान के चारों ओर खड़े छात्रों से ऐसे घूर रहे थे मानो वे किसी राक्षस को देख रहे हों। उनकी कक्षा में लियांग पान सबसे डरपोक के रूप में जाना जाता था। आज वह इतना सख्त व्यवहार क्यों कर रहा था? यह विचित्र था। उसके बगल में खड़ी एक प्यारी और मनमोहक छोटी लड़की भी बड़ी बड़ी आंखों से लियांग पान को घूर रही थी और कह रही थी, लियांग पान, क्या तुम सचमुच बेई देश के उस आदमी से लड़ने जा रहे हो? लियांग पान ने मन ही मन सोचा कि उसे वहां ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तभी उसने उस छोटी लड़की के शब्द सुने और उसे ऐसा लगा जैसे उसे मुर्गी का खून इंजेक्ट कर दिया गया हो। जिस लड़की पर उसे हमेशा से क्रश था वह वास्तव में उससे बात कर रही थी। पल भर में उसका डर गायब हो गया और उसने आत्मविश्वास से कहा, बेशक, मैं उसे आसानी से हरा सकता हूँ। ये सुनकर छोटी बच्ची की आंखें चमक उठी। सच में? लियांग पांग, अगर तुम उस लड़के को हरा सकते हो तो मैं तुमसे डेट पर जाऊंगी। तारीख। लियांग पांग बहुत उत्साहित था। उसकी क्रश ने सचमुच डेट पर जाने का प्रस्ताव रखा था। ये बहुत ही शानदार खबर थी। जरूर, लियांग पांग ने आत्मविश्वास से अपनी छाती पर हाथ मारा। तुम कर सकते हो, छोटी बच्ची ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। बिल्कुल, लियांग पांग ने उत्तर दिया। वह जोश से भरा हुआ था। अपने प्रतिद्वंदी को हराने और अपनी देवी को जीतने के बारे में कल्पनाओं में खोया हुआ था। ये सचमुच बहुत ही शानदार अनुभव था। लेकिन अगले ही पल उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। पसीने से तरमाते के साथ यामामोतो ताकेशी को देखते हुए उसने कहा, लड़ाई? कैसी लड़ाई? यामामोतो ताकेशी का सामना करना, क्या यह आत्महत्या नहीं है? उस पल उसे अपनी प्रेमिका के सामने दिखावा करने पर पछतावा हुआ। अब उसके पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस समय लियांग पांग ने बेहद गुस्से में विराट को घूरते हुए कहा, सहपाठी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ। वह छोटी लड़की थोड़ी प्यारी थी और मुझे लगता है कि तुम उसे वाकई पसंद करते हो। उसने तो तुम्हारे साथ डेट पर जाने की बात तक कह दी थी और तुम इस मौके का फायदा नहीं उठा रहे हो। मैं यहाँ आपकी मदद कर रहा हूँ, विराट ने हंसते हुए कहा। लेकिन उससे डेटिंग करने की शर्त यह है कि मुझे यामामोतो ताकेशी को हराना होगा। यानी यामामोतो ताकेशी को? लियांग पांग ने भयभीत चेहरे के साथ कहा। तो क्या हुआ? वह तो बस एक चींटी है। अगर तुम सच में नहीं चाहते तो मैं उस लड़की को अभी बता सकती हूँ कि तुम डरपोक हो गए। वैसे भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारी हार पक्की है। क्या तुमने ताइची नहीं सीखी? उसके खिलाफ ताइची का इस्तेमाल करो, विराट ने कहा। यह सुनकर लियांग पांग घबरा गया और तुरंत बीच में बोला, नहीं नहीं, मैं उसके सामने खुद को शर्मिंदा नहीं कर सकता। मैं लड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन मैंने बचपन में अपने दादाजी से सिर्फ शारीरिक फिटनेस के लिए ताइची सीखी थी। क्या तुम्हें चालें आती हैं? विराट ने पूछा। मैं उन्हें जानता हूँ, उन सभी को, लियांग पांग ने जवाब दिया। तो जाओ, विराट ने कहा। मैं डरा हुआ हूँ, लियांग पांग बहाने बनाने लगा। लेकिन जब उसने विराट की आंखों में देखा तो वह जम गया और अचानक बोल पड़ा, मैं अब डरा हुआ नहीं हूँ। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा। विराट की निगाहों को देखकर उसे असीम आशा का अनुभव हुआ, मानो उसने यामामोतो ताकेशी को पहले ही हरा दिया हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो जाइए, विराट ने आगे कहा। ठीक है। दूर से यामामोतो ताकेशी ने विराट और लियांग पांग को बातचीत करते देखा और उपहासपूर्वक कहा, क्या अभी भी मुझसे लड़ने की रणनीति पर चर्चा कर रहे हो? सच कहूं तो आपको किसी भी बात पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम दोनों मुझ पर हमला करो, मैं तुम्हें 30 चालें चलने का मौका दूंगा। ये कहने के बाद वह जोर से हंस पड़ा। मुख्य मंच पर यामामोतो रयुजी भी दबे स्वर में मुस्कुराए। उसने विराट की ओर देखा और उसे पूरी तरह से नकार दिया। उनके विचार में ऐसे व्यक्ति में कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। वह केवल इस छोटी सी जगह में कुछ प्रसिद्धि हासिल करना चाहता था, बिना किसी योग्यता के केवल डींगे हाँकता रहता था। ऐसा व्यक्ति किसी काम का नहीं था। चूंकि वह अपनी बर्बादी को न्योता दे रहा था, इसलिए यामामोतो रयुजी को उसे इतनी बुरी तरह पीटने में कोई आपत्ति नहीं थी कि वह 1 महीने तक बिस्तर से न उठ पाए। ताकेशी, जरा नरमी बरतो, आखिर वो तो एक साधारण छात्र ही है, उस पर ज्यादा सख्ती मत करो। जब यामामोतो ताकेशी ने यामामोतो रयुजी के शब्द सुने तो वह तुरंत छिपे हुए संदेश को समझ गया, उसे बेरहमी से पीटो। इसी बीच विराट ने मुड़कर यामामोतो रयुजी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कृपया हम पर बिल्कुल भी नरमी न बरतें, अन्यथा यदि आप बहुत जल्दी हार जाते हैं तो इससे आप बेहद अक्षम साबित होंगे।
विराट की बातों से लज्जित लियांग पान का मन हुआ कि वह यामामोतो ताकेशी से उन पर नरमी बरतने के लिए कहे, लेकिन वह ऐसा कह नहीं सका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अजीब सा आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है, मानो उसे यकीन हो गया हो कि वह सचमुच अपने प्रतिद्वंदी को हरा सकता है। धिक्कार है, मैं पागल हो गया हूँ। जब यामामोतो ताकेशी ने विराट के शब्द सुने तो वह गुस्से से कांप उठा। जल्द ही मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा और फिर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी बहादुरी से बातें कर सकते हो। हाँ हाँ। साथ ही आप अपने दोस्त को लड़ने के लिए कह रहे हैं जबकि आप खुद डर रहे हैं। क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? बर्बाद करना। विराट ने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या तुम मेरे साथ लड़ने के लायक भी हो? मैं ये नहीं कहूंगा, तुम खुद से पूछो। चींटी। ये टिप्पणी जिम में बिजली की तरह गूंज उठी। सभी लोग विराट की ओर देख रहे थे। इस बयान में निहितार्थ स्पष्ट था, चींटियां यानी यामामोतो ताकेशी को चींटी कहना। यामामोतो ताकेशी का चेहरा पल भर में और भी बदसूरत हो गया और उस क्षण वह वास्तव में विराट को जान से मार डालना चाहता था। बस थोड़ा इंतजार करो, मैं उसे अभी अपाहिज कर दूंगा। बेशक उसका मतलब लियांग पान को अपंग करना था, जो विराट के शब्दों से अभी अभी स्तब्ध रह गया था। यामामोतो ताकेशी का नाम सुनते ही लियांग पान का चेहरा भी बिगड़ गया। किसी और का अपमान हो रहा था, फिर भी वह इसमें दखल दे रहा था। वह यामामोतो ताकेशी से बहस करना चाहता था, लेकिन अपना सिर घुमाकर उसने अपनी देवी की आंखों में दृढ़ निश्चय देखा और चुप रहना ही बेहतर समझा। लड़ाई होने दो, चाहे जीत हो या हार। अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई तो इस जन्म में उसकी देवी के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं बन पाएगा। आगे बढ़ो, शायद तुम शुभान देश को गौरव दिला सको। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, यश लाने की बात ही छोड़ो, मरना मत। लियांग पान ने आह भरी। तभी सभी ने यामामोतो ताकेशी को एक चीड़ के पेड़ की तरह मंच पर छलांग लगाते देखा, जो उस समय क्रोध से भरा हुआ था, और उसने दहाड़ लगाए, ऊपर आओ। लियांग पान ने मन ही मन इनकार किया, लेकिन इस समय उसके पास मजबूरी में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। कौन डरा हुआ है? स्कूल की वर्दी पहनकर ऊपर जाओ। इस समय पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, क्योंकि प्रथम माध्यमिक विद्यालय की छात्रा लियांग पान मंच पर आ गई थी। ये जयकारा मुख्य रूप से लियांग पान का समर्थन करने के लिए था। यामामोतो ताकेशी ने उदास चेहरे से लियांग पान की ओर देखा और कहा, तुम में काफी हिम्मत है, लेकिन जुबान देश के व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ना मौत को गले लगाने से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि आप उस व्यक्ति को जानते हैं जिसने अभी अभी मेरा अपमान किया है। आप ही उसके भरोसेमंद व्यक्ति होंगे। मैं पहले तुम्हें हराऊंगा, फिर जाकर उसे हराऊंगा। जापानी कुत्ते, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? ये तो बस लड़ाई है। अगर तुमने एक बार फिर जुबान देश का अपमान किया तो मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटूंगा कि तुम्हारे पिता भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। लियांग पान गुस्से से चिल्लाया। जुबान देश का रहने वाला और बार बार अपमानित हो चुका वह व्यक्ति अब खुद को रोक नहीं सकता था। इन शब्दों के साथ ही पूरा आयोजन स्थल उत्साह से भर गया। सभी ने लियांग पान की जय जयकार की। लियांग पान ने स्वीकार किया, अगर आप उनसे लड़कर उन्हें हरा नहीं सकते तो आप इन छोटे बदमाशों को इतनी मनमानी करने नहीं दे सकते। तुम मौत को दावत दे रहे हो। यामामोतो ताकेशी अब और खुद को रोक नहीं सका और आगे बढ़ गया। लड़ाई सीधे शुरू हो गई। लियांग पान को इसकी उम्मीद नहीं थी और वह तुरंत अपनी ताइची का उपयोग करते हुए पीछे हट गया। लियांग पान में कुछ कौशल था और उसने हमले को चकमा दे दिया, लेकिन यामामोतो ताकेशी ने उस पर हमला जारी रखा। आसपास से लगातार जयकारे गूंजते रहे। सभी ने लियांग पान की जय जयकार की, लेकिन लियांग पान यामामोतो ताकेशी का मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ थे। हो सकता है कि उन्होंने पहले कुछ चालें चलने में कामयाबी हासिल कर ली हो, लेकिन जल्द ही उनका पीछा किया जाने लगा और उन्हें हरा दिया गया। आसपास के छात्र चिंतित होने लगे। यामामोतो रयुजी और उनके साथियों के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। जूडो में उन्हें चुनौती देना मौत को दावत देने जैसा था। विद्यालय के नेता भी चिंतित थे। उन्हें डर था कि यामामोतो ताकेशी की आक्रामक चालों को देखकर लियांग पान के साथ कुछ बुरा हो सकता है, और वे यामामोतो रयुजी से इस द्वंद्व को रोकने के लिए कहना चाहते थे, श्री यामामोतो, चलो यह मैच रोकते हैं, छात्रों को समझ नहीं आ रहा है। ये सुनकर यामामोतो रयुजी ने कहा, प्रिय नेताओं, मुझे खेद है कि यह मुकाबला रुक नहीं सकता। शुभान देश में मार्शल आर्ट का बहुत महत्व है। एक बार मुकाबला शुरू हो जाए तो उसका अंत अवश्य होगा। इसका तात्पर्य अस्वीकृति था। स्कूल के नेताओं के पास कोई और विकल्प नहीं था। इस समय अखाड़े में यामामोतो ताकेशी ने करीब आकर लियांग पान को लात मारकर नीचे गिरा दिया। तुरंत ही लियांग पान लुढ़क कर दूर चले गए। उनकी छाती में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन सौभाग्य से उनके भारी भरकम शरीर ने उन्हें सहारा दिया। लियांग पान के लिए यह स्थिति एक करारी हार के समान थी। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। लियांग पान आत्मसमर्पण करने ही वाला था। वह अब और लड़ने में असमर्थ था। अगर वह लड़ता रहा तो इसका मतलब मृत्यु होगी। यामामोतो ताकेशी ने यह सुना, लेकिन उसने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और हमला जारी रखते हुए आगे बढ़ा। लियांग पान को शारीरिक रूप से पकड़ने की तैयारी में जुट गया। लियांग पान को तब पता चल गया कि यह आदमी जानबूझकर ऐसा कर रहा था। यह एक भयावह स्थिति थी। आसपास के लोग लियांग पान के लिए और भी ज्यादा चिंतित हो गए। इस समय लियांग पान और यामामोतो ताकेशी के बीच मुकाबले को देखते हुए, विशेष रूप से लियांग पान के फुटवर्क को देखने के बाद, विराट ने लियांग पान के ताइची के स्तर का लगभग अनुमान लगा लिया था। यामामोतो ताकेशी को पास आते देख उसने लियांग पान की ओर चिल्लाते हुए कहा, 4 औंस 1000 पाउंड को भी रोक देता है। ये ताइची की एक तकनीक थी। यामामोतो ताकेशी को अचानक अपनी ओर आते देख लियांग पान घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मुकाबला करे, लेकिन अचानक एक आवाज सुनकर उसने उस तकनीक को पहचान लिया जिससे वह परिचित था और उसने तुरंत उसका प्रयोग किया। यामामोतो ताकेशी ने लियांग पान की बिल्कुल अनदेखी करते हुए उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और पास आ गया।
लियांग पांग ने 4 औंस 1000 पाउंड को रोक सकता है कि अपने कुशल सिद्धांत का प्रयोग करते हुए यामामोतो ताकेशी के हमले को कुशलतापूर्वक रोका और फिर उसे जोरदार धक्का देकर दूर कर दिया, जिससे जल्दबाजी में आगे बढ़े यामामोतो ताकेशी तुरंत जमीन पर गिर पड़े। उस पल पूरा परिसर सन्नाटे में डूब गया। 171, 172 मार्शल आर्ट्स का विलक्षण प्रतिभावान। 171, 172 मार्शल आर्ट्स का विलक्षण प्रतिभावान। इस क्षण पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया। सभी ने लियांग पान को अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचे गिराते हुए देखा और अविश्वास भरी निगाहों से उसे देखते रहे। उस मोटे आदमी ने सचमुच यामामोतो ताकेशी को हरा दिया। यह अविश्वसनीय है। ताइची, वाह, बस वाह। कुछ छात्र तो वहीं उछल पड़े। पोडियम से यामामोटो रयुजी के चेहरे पर अप्रिय भाव थे। ये कैसे हो सकता है? इसी बीच स्कूल के वे नेता जो शुरू में लियांग पान को लेकर चिंतित थे, उनकी अप्रत्याशित सफलता को देखकर मुस्कुराने लगे। इस छात्र ने अपनी प्रतिभा को बखूबी छिपा रखा था। इससे पहले शुवान देश के मार्शल आर्ट प्रतिनिधियों ने जो असफल होकर हुशिया को शर्मिंदा किया था, अब यामामोटो ताकेशी को हराते हुए देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। उनके चारों ओर जयकारे गूंज उठे। केंद्र में चारों ओर से आ रही जयकारों की गूंज के बीच लियांग पान भी सदमे में था। गिरे हुए यामामोतो ताकेशी पर एक नज़र डालने के बाद और फिर अपने हाथों को देखकर उसने सोचा कि क्या उसने वास्तव में इन्हीं हाथों से ताकेशी को गिराया था। खुद लियांग पान ने भी इस दृश्य की उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार उसने यामामोतो ताकेशी को अभी अभी गिराया था। ताकेशी के पहले के अहंकारी रवैये को याद करते हुए लियांग पान ने बस इतना कहा, पा जूडो क्या है? ये बहुत कमजोर है। ये यामामोतो ताकेशी को सबक सिखाने का उनका तरीका था, जिन्होंने लगातार शुवान देश की मार्शल आर्ट को कचरा कहकर उपहास किया था। अब वह जूडो पर कटाक्ष कर रहा था। तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। यामामोतो ताकेशी, जो जमीन पर गिर पड़े थे, के चेहरे पर बेहद अप्रिय भाव थे। इतने सारे लोगों के सामने गिरना बहुत बड़ा अपमान था। अचानक वह खड़ा हो गया और उसने फिर से लियांग पान पर हमला कर दिया। इस बार यामामोतो ताकेशी ने अपनी मुट्ठी कसकर भींची और सीधे आगे बढ़ते हुए फुर्तीले फुटवर्क के साथ एक मुक्का मारा। ये देखकर लियांग पान ने हंसना बंद कर दिया और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो गया। अब उसे पूरा भरोसा था, क्योंकि यामामोतो ताकेशी अजेय नहीं था। बचपन में फिटनेस के लिए सीखी गई ताइची को याद करते हुए यह समय प्रभावी साबित हुई और इतने सारे लोगों के सामने रोमांच महसूस करना बेहद उत्साहजनक था। लेकिन चूंकि प्रतिद्वंदी ब्लास्ट फिस्ट लेकर आया था, इसलिए इसका जवाब काउंटर पंच से देना ही बेहतर होगा। उनके आसपास मौजूद भीड़ भी चुप हो गई और घबराकर लड़ाई देखने लगी। इस समय लियांग पान को मुक्के से पलटवार करते देख यामामोतो ताकेशी ने उपहास किया। क्या उसे सच में लगा कि वह एक मुक्का था? उनकी दूसरी तकनीक एक ऐसी तकनीक थी जिससे दूसरों को लगता था कि वह अपने मुक्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वह पीछे की ओर फेंकने की तैयारी कर रहे थे। जूडो, जिसमें मुख्य रूप से आमने सामने की लड़ाई शामिल होती है, प्रतिद्वंद्वी को वश में करने के लिए उसे सांप की तरह लपेट लेता है। जैसे ही मुक्का लियांग पान पर लगने ही वाला था, अचानक यामामोतो ताकेशी की चाल बदल गई। उसके पैरों की हरकत तेजी से बदली और फिर वह अचानक आगे की ओर झपटा। वह ताइची की थोड़ी बहुत समझ रखता था। एक बार जब वह अपने प्रतिद्वंदी की बाहों को काबू कर लेता तो सब कुछ खत्म हो जाता। कोई भी ताइची जूडो का मुकाबला नहीं कर सकती। लियांग पान यामामोतो ताकेशी के मुक्के को रोकने के लिए तैयार था, लेकिन हमले में बदलाव देखकर उसकी मांसपेशियां तन गईं। उसका जवाबी हमला मुक्केबाजी के लिए था, न कि हाथापाई के लिए, और अचानक उसके माथे पर पसीना आ गया। इस समय मार्शल आर्ट का ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति लियांग पान की दुर्दशा को समझ सकता था। जुबान देश के लोगों का चेहरा उदास हो गया, क्योंकि उनका मानना था कि जूडो ताइची का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस बार तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। यामामोटो रयुजी हंसने लगा। जूडो के खिलाफ लड़ना सरासर आत्महत्या के समान था। इस बीच मार्शल आर्ट का ज्ञान न रखने वाले लोग ये देखकर हैरान थे कि क्या हो रहा है। वे केवल जयकार करना जानते थे। इस समय भी लियांग पान के चारों ओर उनकी जयकार गूंज रही थी। यह एक नाजुक क्षण था। तभी स्टैंड से विराट ने हल्के स्वर में कहा, सफेद सारस अपने पंख फैला रहा है। लियांग पान, जो पहले तो घबरा गया था, अचानक सफेद सारस पंख फैला रहा है की धुन सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं। फिर वही आवाज थी। पिछली बार उसने इसी आवाज का अनुसरण करते हुए कोमल स्पर्श से बल को मोड़ना की तकनीक को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। जब तक वह निर्देशों का पालन करता रहेगा तब तक कोई समस्या नहीं होगी। तुरंत ही लियांग पान ने पंख फैलाए हुए सफेद सारस की मुद्रा अपना ली। एक पैर पर खड़े होकर दोनों हाथों को पंखों की तरह ऊपर उठा लिया। यामामोटो ताकेशी लियांग पान की इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद न करते हुए भौहें चढ़ाकर बोले, संघर्ष करना व्यर्थ है, जूडो ताइची को नियंत्रित करता है। पलक झपकते ही वह वहीं घूम गया और उसे पकड़ने के लिए आगे की ओर झपटा। लियांग पान को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दे। उसने फिर से उस आवाज से मदद की गुहार लगाई। बांके आर पार मुट्ठी। यह आ गया। लियांग पान उत्साहित हो गया। वह इस चाल को भी जानता था। उसका शरीर नीचे झुक गया, सांप की तरह लिपट गया। एक सरल कदम। अचानक जब यामामोटो ताकेशी ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने खाली हवा को ही पकड़ लिया, जिससे उसकी पुतलियां फैल गईं। ये कैसे संभव है? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। लेकिन लियांग पान चकमा देकर यामामोटो ताकेशी के पीछे आ गया और बेहद उत्साहित होकर बोला, वाह, मैं सच में चकमा देने में कामयाब हो गया। कोहनी से प्रहार। फिर वही आवाज थी। लियांग पान ने और कुछ नहीं सोचा और तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी कोहनी से यामामोटो ताकेशी की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। यामामोटो ताकेशी के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। कोहनी लगने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह आगे की ओर लड़खड़ा गया। बेढंगे तरीके से आगे की ओर गिर पड़ा। उसकी हालत बेहद दयनीय थी। उसी क्षण पूरा स्टेडियम उत्साह से भर उठा। विद्यार्थियों के एक बड़े समूह ने ताली बजाई। जो लोग लियांग पान को जानते थे उन्होंने उसका नाम पुकारा और जो लोग उसे नहीं जानते थे उन्होंने उसे मोटा कहकर पुकारा।
लियांग पांग के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। यामामोटो रयोजी के चेहरे के भाव लगातार बिगड़ते जा रहे थे। ये स्थिति उनके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। शुरू से ही उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यामामोतो ताकेशी इस तरह का प्रदर्शन करेगा, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ड्रग अपनी सबसे बड़ी शक्ति को उजागर करने वाला था। कई स्कूल प्रमुख लगभग खुशी से झूम उठे। इस बार वे ये देखना चाहते थे कि जूडो गुट उन्हें अपमानित करने की हिम्मत कैसे करेगा। यामामोटो ताकेशी झट से जमीन से उठ खड़े हुए। तब तक वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था और लियांग पांग को घूरते हुए उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। इस क्षण में यामामोतो ताकेशी ने अपनी क्रूरता पूरी तरह से प्रकट कर दी। जिस बाहरी शक्ति पर वह निर्भर था वह अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। मार्शल आर्ट में क्रूरता और बहादुरों की अजेयता पर जोर दिया जाता है, यही इसका सिद्धांत है। यामामोतो ताकेशी द्वारा ली गई दवा को उनकी क्षमता को उजागर करने के लिए बनाया गया था, जिससे वह दर्द के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील हो गए और उनकी आत्मा में तीव्र उत्साह भर गया। फिर उसने लियांग पांग पर हमला कर दिया। उसकी जान लेने की मंशा और भी तीव्र हो गई थी। लगभग हर कोई यामामोतो ताकेशी की शक्ति को महसूस कर सकता था। एक मुक्के के साथ वह आगे बढ़ा। इस बार उसने लात मारी। ये देखकर यामामोटो रयोजी समझ गया कि दवा अपना असर दिखा रही है। इसका परिणाम जल्द ही सामने आ जाएगा। क्या आप उनके सामने उनके जूडो का अपमान करने की हिम्मत करते हैं? मौत को दावत देना। हालांकि इस समय लियांग पांग का स्कोर अधिक था, फिर भी वह घबराने लगा मानो उसका सामना किसी जंगली जानवर से हो रहा हो। वह पीछे हटता रहा, वह उसे हरा नहीं सका। उस आवाज के बिना वह शायद अब तक जमीन पर पड़ा होता। बोलिए, कृपया बोलिए, लियांग पांग ने मन ही मन प्रार्थना की। इसी क्षण विराट ने यामामोटो ताकेशी को भी देखा और कहा, ऐसा लगता है कि दवा अपना असर दिखा रही है। एक नीच राष्ट्र ऐसे घृणित साधनों का सहारा ले रहा है, लेकिन इससे क्या लाभ है? यामामोटो ताकेशी के हमले को देखकर विराट जोर से चिल्लाया, जंगली घोड़ा याल बिखेरता है, अजगर उल्टा लटका हुआ है, समुद्र से चांद की तलाश में है। उसने लगातार 3 चालें बताईं। प्रार्थना कर रहे लियांग पांग ने यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। वह इन चालों को जानता था। झट से उसने अपने कदम संवार लिए और आने वाली लात वाइल्ड हॉर्स पार्ट्समैन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तुरंत एक कदम पीछे हट गया। ये देखकर कि लियांग पांग ने सचमुच उसका पैर पकड़ लिया है, यामामोतो ताकेशी ने उपहास करते हुए कहा, मैं जूडो का अभ्यास करता हूं, अगर तुम मेरा पैर पकड़ भी लो तो तुम क्या कर सकते हो? तुरंत ही उसने लियांग पांग को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे अपनी पीठ पर उठाकर फेंकने की तैयारी करने लगा। लेकिन लियांग पांग ने ड्रैगन हैंग्स अपसाइड डाउन मूव किया, जिसमें उसका हाथ एक चॉप में बदल गया जिसे उसने नीचे की ओर घुमाया, जबकि उसका पैर विपरीत दिशा में चला गया। ड्रैगन हैंग्स अपसाइड डाउन एक व्यक्ति को उल्टा करने के बारे में है। चूंकि यामामोटो ताकेशी का एक पैर फंसा हुआ था और केवल एक ही पैर जमीन पर था, इसलिए ड्रैगन हैंग्स अपसाइड डाउन करना बहुत आसान था। लियांग पांग ने उसे आसानी से पलट दिया और यामामोटो ताकेशी बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। फिर फिशिंग फॉर द मून फ्रॉम द सी है, जो एक जोरदार गाना है। लियांग पांग ने यामामोटो ताकेशी के पेट पर एक मुक्का मारा। उन्होंने मुक्के से यामामोटो ताकेशी को हवा में उछाल दिया। यामामोटो ताकेशी दर्द से चीखते हुए जमीन पर बुरी तरह गिर पड़े। इस मुक्के से यामामोटो ताकेशी को भी चोट लगी और ये दृश्य जब सभी के कानों तक पहुंचा तो एक बार फिर जबरदस्त सदमा पहुंचा। यामामोटो ताकेशी, जो देखने में बेहद उग्र लग रहे थे, अब हवा में उड़ गए। ये सचमुच बेहद प्रभावशाली। उनमें से अधिकतर छात्र थे, इसलिए उन्हें इस समय ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था। वे केवल इतना जानते थे कि लियांग पांग ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया है। कुछ ही लोगों को समझ आया कि क्या हुआ था। उन्होंने गौर किया कि लियांग पांग के हिलने से पहले वह पूरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन जैसे ही एक आवाज आई, लियांग पांग एक ही सांस में फुर्तीला और लचीला हो गया। ये कहा जा सकता है कि लियांग पांग को किसी के निर्देशन में काम करने का अवसर मिल रहा था। मार्शल आर्ट जानने से व्यक्ति को केवल ये पता चलता है कि किसी विशेष परिस्थिति में कौन सी चाल चलनी है, लेकिन केवल देखकर ही यह समझ पाना कि कौन सी चाल चलनी है मार्शल आर्ट में एक जबरदस्त प्रतिभा का संकेत है। और वह व्यक्ति दर्शक दीर्घा में बैठा था। इस समय मार्शल आर्ट को समझने वाले सभी लोगों ने अपनी निगाहें स्टैंड की ओर घुमा ली। उनके चेहरे सदमे से भर गए क्योंकि उन्होंने देखा कि विराट वहां हल्के से मुस्कुरा रहा था। 172, 173 आप पहले नहीं हैं। 172, 173 आप पहले नहीं हैं। इस समय मार्शल आर्ट में निपुण सभी लोग विराट को देख रहे थे। हालांकि अखाड़े में लियांग पांग लड़ रहा था, लेकिन हर कोई जानता था कि अगर विराटन होता तो वह मोटा आदमी हिल भी नहीं पाता। किसी के कहे गए शब्दों की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस बीच विराट बस हल्की सी मुस्कान लिए खड़ा था। यामामोटो रयोजी और उनके साथियों के चेहरे बेहद उदास थे। यामामोटो ताकेशी हार गए, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब उन्होंने विराट को देखा तो उनकी निगाहें असीम गहराई से भर गईं। लेकिन विराट को मारने की उनकी इच्छा और भी प्रबल थी, क्योंकि उसके प्रकट होने से उनकी योजनाएं बाधित हो गई थीं और उसे खत्म करना आवश्यक था। बेशक विराट उनकी निगाहों में व्याप्त शत्रुता से अवगत था, लेकिन उसके चेहरे के भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। उनकी नज़रों में ये लोग चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। उन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं था। बेशक अगर वे हंगामा करने पर अड़े रहे तो उन्हें कार्रवाई करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। सोचने पर पता चला कि उसे लड़ाई में शामिल हुए कई दिन हो गए थे। वह पहले उन्हें नुकसान पहुंचाने को लेकर सतर्क रहता था, लेकिन अब ये लोग मार्शल आर्टिस्ट थे, यकीनन वे मार झेल सकते थे। इसी समय अखाड़े में लियांग पांग अप्रत्याशित जीत हासिल करने के बाद खुशी से नाचने लगा। ये परिणाम वास्तव में अप्रत्याशित था। ऐसा कहा जाता था कि ऐसा परिणाम तभी हो सकता था जब किसी के पूर्वजों की कब्रों से धुआं निकल रहा हो। दादाजी, दादी जी, लियांग परिवार के पूर्वजों, पोते लियांग पांग की ओर से आप सभी का धन्यवाद। हालांकि विजेता होने के नाते उसे लगा कि हारने वाले को ताना मारना ही उसका एकमात्र अधिकार है।
फिर लियांग पांग ने यामामोटो ताकेशी की ओर मुड़कर कहा, किसी और से पराजित होना कैसा लगता है? क्या ये सुखद है? यामामोटो ताकेशी का चेहरा अप्रिय रूप से विकृत हो गया। वह उस मोटे आदमी से लड़ना जारी रखना चाहता था, लेकिन उसे अपनी छाती में तेज दर्द महसूस हुआ जो बेहद असहज था और उसने किसी तरह इसे सहन किया। मोटे बेवकूफ़, तुमने क्या कहा? यू हैव लॉस्ट। अब आपको अपने कहे शब्दों की कीमत चुकानी होगी। तुमने हमारे शुवान देश की मार्शल आर्ट का अपमान किया है और अब मैं चाहता हूं कि तुम माफ़ी मांगो। लियांग पांग ने कहा। आखिरकार वह जुबान देश का नागरिक था और उनकी मार्शल आर्ट देश का खजाना थी। वह किसी को इतनी लापरवाही से उनका अपमान करने की अनुमति कैसे दे सकता था? आपकी योग्यता के आधार पर जुबान देश की मार्शल आर्ट बकवास है और मैं इसके लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? पहले से ही पराजित और क्रोधित यामामोतो ताकेशी को अपमानित महसूस हुआ। वह माफ़ी मांगकर और अधिक शर्मिंदगी कैसे उठा सकता था? आप बेई देश के तुम लोग सचमुच के घटिया लोग हो। लियांग पांग खुलेआम गाली देने लगा। कचरा, अगर कोई तुम्हें साथ में कोचिंग न दे रहा होता तो तुम मुझे कैसे हरा पाते? यामामोतो ताकेशी ने कहा। लियांग पांग ने स्वीकार किया कि वह सही था। उस व्यक्ति के मार्गदर्शन के बिना वह कैसे जीत सकता था? लेकिन फिर आखिर उसे सलाह कौन दे रहा था? इस समय यामामोटो ryuji ने देखा कि उनके लिए स्थिति लगातार प्रतिकूल होती जा रही थी। जिस मैच को उन्हें जीतना ही था वह अब उनके हाथ से निकल चुका था। यामामोटो ताकेशी को अब अपना पुरस्कार प्राप्त करना था ताकि उनकी जूडो टीम अभी भी प्रथम स्थान पर बनी रह सके। इसलिए यामामोटो ryuji ने अपने बगल में बैठे स्कूल के अधिकारियों की ओर देखा और कहा, हम पुरस्कार समारोह के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जूडो टीम ने प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता है। वे अब और देरी नहीं कर सकते थे। हालांकि यामामोटो ताकेशी आज हार गए, लेकिन इस बात की जानकारी केवल इस स्पोर्ट्स हॉल के अंदर मौजूद लोगों को ही थी। बाहरी दुनिया को अभी भी इसकी जानकारी नहीं थी और एक बार प्रसिद्धि फैलने के बाद इसका उनकी कमाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्कूल अधिकारी मूर्ख नहीं थे। उन्होंने यामामोटो ryuji से लड़ाई न करने के लिए कहा था, लेकिन उसने जिद की थी और उन्हें ये बात अच्छी तरह याद थी। अब जब वह हार चुका था तो उसे उनकी याद फिर से आ गई। निश्चिंत रहें मास्टर यामामोटो, मुझे खेद है कि हम इसमें जल्दी नहीं कर सकते। मैंने देखा है कि आपके जूडो प्रतियोगी को हमारे स्कूल के एक सामान्य छात्र ने ही हरा दिया है। वक्ता उप प्रधानाचार्य थे, एक वृद्ध व्यक्ति, जिन्होंने अब सामान्य छात्र पर जोर देते हुए ये संकेत दिया, यदि हमारे विद्यालय के साधारण छात्र आपको हरा सकते हैं तो आप अभी भी प्रथम स्थान का दावा कैसे कर सकते हैं? यामामोटो ryuji के चेहरे का रंग बदल गया। स्कूल के अधिकारी ही इस प्रतियोगिता के अध्यक्ष भी थे और उन्होंने उन्हें सीधे तौर पर नाराज करने की हिम्मत नहीं की। वह महज एक गलती थी और वैसे भी उनकी लड़ाई कोई आधिकारिक मुकाबला नहीं थी। दरअसल उप प्रधानाचार्य चाहे कुछ भी कहें, वे प्रतियोगिता हार चुके थे और भले ही वे नाखुश थे, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन वह यामामोतो ताकेशी को पुरस्कार देना ही नहीं चाहते थे। हालांकि इस समय ताइक्वांडो, मुए थाई और अन्य विधाओं के नेता आगे आए और पूछा, पुराने प्रधानाचार्य, हम यामामोतो ताकेशी को अभी तक पुरस्कार क्यों नहीं दे रहे हैं? वह पहले स्थान पर है और हम दूसरे स्थान पर हैं। सही, उप प्रधानाचार्य एक कठिन परिस्थिति में फंस गए थे। यामामोतो ताकेशी को पुरस्कार न देना अन्य लोगों के साथ अन्याय प्रतीत होगा। इसलिए अनिच्छा से ही सही, उसे व्यापक परिप्रेक्ष्य पर विचार करना पड़ा। उनके पास पुरस्कार समारोह को जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यामामोटो ryuji को अब यह एहसास हो गया था कि उप प्रधानाचार्य इनकार नहीं कर सकते और उन्होंने कहा, उप प्रधानाचार्य जी, इतनी धीमी गति बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। उप प्रधानाचार्य मन ही मन गुस्से से दांत पीसते रह गए। जब वे जीत जाते हैं तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ये घोषणा बड़ी मुश्किल से और मजबूरी में करनी पड़ी। उस समय पूरा परिसर अफरा तफरी में डूब गया था। वृद्ध प्रधानाचार्य ने माइक्रोफोन उठाकर मौन का संकेत दिया। अंततः भीड़ शांत हो गई और प्रधानाचार्य के भाषण को ध्यानपूर्वक सुनने लगी। इस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के जियांगहाई डिवीजन के नेता के रूप में मैं घोषणा करता हूं कि इस प्रतियोगिता का चैंपियन जूडो प्रतियोगी यामामोटो ताकेशी है। फिर प्रधानाचार्य के हाथ में एक ट्रॉफी प्रकट हुई। जैसे ही इस फैसले की घोषणा हुई, लगभग पूरा इलाका गुस्से से उबल पड़ा। सभी लोग परिणाम से नाखुश थे। यामामोतो ताकेशी पहले स्थान पर क्यों हैं? अभी अभी तो वो हमसे साफ तौर पर हार गया। बिल्कुल सही, वो तो बस एक हारा हुआ इंसान है। लियांग पांग को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह स्पष्ट रूप से यामामोतो ताकेशी से सहमत हो गया था। ठीक इसी समय जब छात्रों के एक बड़े समूह ने अपनी असंतोष व्यक्त किया तो यामामोतो ताकेशी ने उन्हें ठंडेपन और तिरस्कार से देखा। फिर प्रधानाचार्य के पास गए और सीधे ट्रॉफी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उप प्रधानाचार्य इसे सौंपना नहीं चाहते थे। उसी क्षण छात्रों के एक समूह ने चिल्लाकर कहा, उप प्रधानाचार्य जी, आप उसे यह पुरस्कार नहीं दे सकते। वह स्पष्ट रूप से हमारे उम्मीदवार से हार गया है। ये सुनकर उप प्रधानाचार्य का इसे सौंपने का मन और भी कम हो गया, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार यामामोतो ताकेशी वास्तव में प्रथम स्थान पर थे। यामामोतो ताकेशी सीधे ऊपर गए और उप प्रधानाध्यापक के हाथों से ट्रॉफी छीन ली। इसे मुझे सौंप दो, यह मेरी है। यामामोतो ताकेशी को ट्रॉफी के साथ देखकर सभी के दिल असंतोष से भर गए, लेकिन वे इसके बारे में क्या कर सकते थे? यामामोतो ताकेशी को ट्रॉफी जीतते देख यामामोतो ryuji को काफी राहत महसूस हुई। आखिरकार पैसा कमाने की उनकी योजना विफल तो होने वाली नहीं थी। ट्रॉफी हाथ में लेकर अब स्वीकृति भाषण देने का समय आ गया था। यामामोतो ताकेशी जैसे ही मंच की ओर बढ़े, सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। उन्होंने अपनी आंखों में गहरी अवमानना के साथ जुबान देश के छात्रों की भीड़ को देखा। दफा हो जाओ, छात्रों के एक समूह ने चिल्लाकर कहा, तुम पहले स्थान के बिल्कुल लायक नहीं हो। तुम तो हमारे साधारण छात्रों को भी नहीं हरा सके। तुम्हें पहला स्थान पाने का अधिकार किसने दिया? विरोध में आवाजें गूंज उठीं।
लेकिन यामामोतो ताकेशी को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। जितना अधिक वे उसका उपहास करते उतना ही वह खुश होता। जितना अधिक आप मुझे पहले स्थान पर नहीं देखना चाहते उतना ही अधिक मैं इसे आपके सामने प्रदर्शित करूंगा। अब आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? हाँ, लियांग पांग इतना क्रोधित था कि उसने अपने दांत भींच लिए। ये सचमुच बेहद गुस्सा दिलाने वाला था। यामामोतो ताकेशी ने लियांग पांग के चेहरे के भाव देखे और ट्रॉफी को हिलाते हुए हंसते हुए कहा, क्या बात है, गुस्सा हो? आप अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप ट्रॉफी चाहते हैं? हे, मैं तुम्हें ये देना चाहता था, लेकिन अफसोस की बात है कि तुमने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। तुम इसके योग्य नहीं हो। हा, ये सुनकर यामामोतो ताकेशी जोर से हंस पड़े। वह बेहद ही अप्रिय व्यक्ति था। आयोजन स्थल पर मौजूद लगभग हर कोई यामामोतो ताकेशी को घूंसा मारना चाहता था, लेकिन यह असंभव था। वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। यामामोतो रयुजी भी हंसने लगे। ट्रॉफी जीतने के बाद अब पैसे कमाने का समय था। जल्द ही बहुत सारे लोग उनके जूडो हॉल में पंजीकरण कराएंगे और यह एहसास बेहद संतोषजनक होने वाला था। इसी बीच स्टैंड में काफी दूर बैठे विराट ने यामामोतो ताकेशी को देखा और हंसते हुए कहा, तुम तो अभी पहले स्थान के विजेता भी नहीं हो। क्या तुम्हें इतना उत्साहित होने की वाकई जरूरत है? 173, 174, क्या एक शिक्षक के रूप में मेरे लिए प्रतियोगिता के लिए किसी प्रतियोगी की सिफारिश करना गलत है? 173, 174, क्या एक शिक्षक के रूप में मेरे लिए प्रतियोगिता के लिए किसी प्रतियोगी की सिफारिश करना गलत है? विराट के शब्द बोलते ही लगभग सभी ने एक बार फिर विराट की ओर देखा। इस बार इसमें केवल मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले ही नहीं बल्कि छात्रों का एक बड़ा समूह भी शामिल था। हालांकि हर कोई यह नहीं समझ पाया कि उसके ऐसा कहने का क्या मतलब था। यामामोतो ताकेशी ट्रॉफी पकड़े हुए थे और शुरू से ही उनका जीतने का पक्का इरादा था। ये शब्द सुनकर वह बेहद चिढ़ गया, क्योंकि इस आवाज को सुनकर उसे लड़ाई के दौरान सुनाई देने वाली आवाजें याद आ गईं। पल भर में उसे समझ आ गया, यही वह आदमी था जिसने उसे परेशान किया था। यामामोतो रयुजी का चेहरा बेहद उदास था। यह आदमी क्या कर रहा था? दोबारा हंगामा करने के लिए बाहर आया था। क्या आप मौत की तलाश में हैं? अगर उसने अपनी धन कमाने की योजना को प्रभावित करने की हिम्मत की तो उसे इस आदमी को नीचे गिराने में कोई आपत्ति नहीं होगी। छात्रों का एक बड़ा समूह भी विराट को देख रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। लियांग पांग अखाड़े के केंद्र में खड़ा था। तभी अचानक उसने यह आवाज सुनी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने उस आवाज को पहचान लिया था जो उसे निर्देश दे रही थी। अब उसे एहसास हुआ कि हरे धुएं का गुबार उसके पूर्वजों की कब्र से नहीं बल्कि उस व्यक्ति से निकल रहा था जो उसे निर्देश दे रहा था। तो बात कुछ इस तरह थी। विराट धीरे धीरे स्टैंड से नीचे उतरने लगा और अखाड़े के केंद्र की ओर बढ़ने लगा। ट्रॉफी को पकड़े हुए यामामोतो ताकेशी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या बच्चे, क्या तुम जल रहे हो? अब ट्रॉफी मेरे हाथों में है क्योंकि मैंने ही संघर्ष किया और पहला स्थान हासिल किया। अभी अभी सबने इसे देख लिया। विराट मुस्कुराया और बोला, मैंने तो बस यही देखा कि तुम्हें डूबते हुए कुत्ते की तरह पीटा जा रहा था। तुम? यामामोतो ताकेशी गुस्से से उबल रहे थे। वह विराट को पीटना चाहता था। उनके विचार में विराट युद्ध नहीं कर सकता था और संभवतः उसे मार्शल आर्ट का केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही था। अगर सचमुच लड़ाई की नौबत आ गई तो वह बेकार साबित होगा, बिल्कुल चिंता के लायक नहीं होगा, क्योंकि अगर विराट लड़ सकता है तो वह किसी और को मंच पर क्यों जाने देगा। यामामोतो ताकेशी को हराना एक गौरवशाली उपलब्धि होती, और ऐसा कौन सा छात्र है जिसे अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं होती। इसलिए उसे पूरा यकीन था कि यह आदमी वास्तव में लड़ नहीं सकता। लेकिन यामामोतो ताकेशी ने विराट से लड़ने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि अब जब उनके पास ट्रॉफी थी तो आगे लड़ना व्यर्थ था। हे, मैं भी प्रथम स्थान पर हूँ, जियांगहाई में प्रथम स्थान पर। मुझे पता है कि इससे आपको बहुत परेशानी होती है, लेकिन आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? यामामोतो ताकेशी हंसते हुए बोले। उनके शब्दों से जुबान काउंटी के सभी लोग क्रोधित हो गए। किसने कहा कि तुम पहले हो? विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कह रहा हूं कि यह मैं ही हूं, और कौन हो सकता है? वो मरा हुआ मोटा आदमी अभी। हाँ, उसने तो प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया, तो वह मुझसे बहस कैसे कर सकता है? अगर वो मुझे हरा भी दे तो क्या हुआ? मुझे सफलतापूर्वक घात लगाकर इसलिए हराया जा सका क्योंकि पिछले कई मैचों के बाद मैंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। क्या आपको सच में लगता है कि यही उसकी असली ताकत है? हास्यास्पद, ये तो स्पष्ट रूप से मेरी कमजोरी थी। यामामोतो ताकेशी ने कहा, अगर मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होता तो एक ही मुक्का उसे उड़ाने के लिए काफी होता। नहीं नहीं नहीं, वही असली प्रथम स्थान पर है, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर एक पल रुककर आगे बोला, इसके अलावा किसने कहा कि उसने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया? उस समय विराट को ऐसा कहते हुए सुनकर सभी को अजीब लगा। भाग लिए बिना वह किसी भी पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगा, तो विराट ऐसा क्यों कहेगा? और उनका इससे क्या मतलब था? क्या उसके पास उस मोटे आदमी के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई तरीका हो सकता है? असंभव। इस प्रतियोगिता में शुवान काउंटी का प्रतिनिधित्व मार्शल आर्ट एसोसिएशन के छात्रों और हाई स्कूल 1 के विशेष खेल भर्ती हुए छात्रों ने किया। प्रत्येक के पास अपना अपना कोच था। मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के पास मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षक थे और खेल में भर्ती होने वाले खिलाड़ियों का कोच शारीरिक शिक्षा शिक्षक था। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को इन प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक था, लेकिन प्रतिभागियों का उनका कोटा पहले ही पूरा हो चुका था। किसी और को जोड़ने का कोई तरीका नहीं होगा। अध्यक्ष के मंच पर यामामोतो रयुजी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अज्ञानी मूर्ख, मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि तुम क्या कर सकते हो। उन्हें ऐसा लगा मानो वे पहले से ही विराट को पूरी तरह से हताश होते हुए देख सकते हों। कई स्कूली नेता ऐसे भी थे जिन्हें विराट के लिए थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी, हालांकि वह उम्मीद बहुत धुंधली थी। यदि कोई व्यक्ति वर्तमान स्थिति को बदल सकता है तो स्कूल के भविष्य के सभी लाभ उसी व्यक्ति को प्राप्त होंगे। ये सुनकर यामामोतो ताकेशी ने उपहास करते हुए कहा, क्या उसने प्रतियोगिता में भाग लिया था?
वह एक मजाक है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपना मुंह बंद रखें, अन्यथा मैं प्रतियोगिता की निष्पक्षता में बाधा डालने के आरोप में आपके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दूंगा। ये देखकर विराट मुस्कुराया और बोला, सचमुच उसने प्रतियोगिता में भाग लिया था। यह एक सकारात्मक कथन था। तुरंत ही सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। सब ये जानना चाहते थे कि विराट ने ऐसी बात क्यों कही। घटनास्थल पर मौजूद जुबान काउंटी के सभी लोग स्थिति में बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। अखाड़े के बाहर मौजूद सभी विदेशी एक साथ दबे स्वर में हंसने लगे, क्योंकि इस समय जुबान कंट्री के लिए प्रतिस्पर्धा करना असंभव था। यहाँ तक कि लियांगपान भी विराट को देखकर वहीं पर स्तब्ध रह गया। वह जानना चाहता था कि उसका सहपाठी ये सब की व्याख्या कैसे करेगा। यामामोटो ताकेशी ने उपहास करते हुए कहा, तो फिर हमें बताओ, उसने कैसे प्रतिस्पर्धा की? उनका कोच कौन है? मैं अब पुलिस को फोन करने के लिए तैयार हूँ। बोलने के बाद यामामोटो ताकेशी ने अपना फोन निकाला। विराट ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, उसका कोच मैं ही हूँ। इन शब्दों के बोलते ही एक बार फिर भारी हंगामा मच गया। क्या उनका इससे क्या मतलब था? क्या वह कोच बनने के बारे में मजाक कर रहा है? अपनी उम्र के हिसाब से वह स्पष्ट रूप से अभी सिर्फ एक छात्र है। अब तो सब खत्म हो गया है, हालात बेकाबू होने वाले हैं। बेई देश के ये लोग इसे आसानी से नहीं जाने देंगे, बस देखते रहिए। लियांगपान हक्का बक्का रह गया। इसका क्या मतलब था? वह सचमुच विराट के पास जाकर उससे कहना चाहता था, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, क्या तुम शेखी बघारने से पहले मुझसे सलाह ले सकते हो? स्कूल के कई नेता भी विराट को देख रहे थे। उप प्रधानाचार्य, एक बुजुर्ग व्यक्ति, विराट को घूर रहे थे। उन्हें उसे और अधिक परिचित महसूस हो रहा था। उन्हें यकीन था कि उन्होंने उसे पहले भी देखा है और यह इन्हीं कुछ दिनों के भीतर हुआ था। यामामोटो रयुजी के होठों पर एक ठंडी घृणा की मुस्कान आ गई। ये सुनते ही यामामोटो ताकेशी ने विराट की ओर देखा और इतनी जोर से हंसा कि उसके पेट में दर्द होने लगा। क्या तुम जुबान देश के लोग बीमार हो गए हो या कुछ और? आप इतने असभ्य कैसे हो सकते हैं? हमारे घर में तो तुम कचरे के सिवा कुछ नहीं होगे, इसीलिए तो तुम्हें कभी पूर्वी एशिया के बीमार लोग कहा जाता था। अब यामामोटो ताकेशी बोलने में जरा भी संकोच नहीं करते थे, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास था। उनकी नज़र में ये सारा दृश्य जुबान देश के लोगों द्वारा रचा गया एक नाटक मात्र था, जिसका उद्देश्य उन्हें नंबर 1 बनने से रोकना था, और वह इसे नीच और घृणित मानते थे। इसके अलावा वह शुरू से ही जुबान देश के लोगों से चिढ़ता रहा था। अगर पैसे की बात न होती तो वह यहाँ आता ही नहीं। लेकिन उनके शब्द समाप्त होते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इसके तुरंत बाद यामामोटो ताकेशी को खून थूकते हुए और दांत बाहर की ओर उड़ते हुए देखा गया। धड़ाम से यामामोटो ताकेशी जमीन पर गिर पड़े और कांपने लगे। ये घटनाक्रम इतनी तेजी से घटित हुआ कि किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। जब उन्हें अंततः पता चला कि क्या हुआ था, तो जुबान देश के सभी लोग खुशी से झूम उठे। बदजुबान यामामोटो ताकेशी को आखिरकार वही मिला जिसका वह हकदार था। फिर विराट को देखकर वे गहरी प्रशंसा के अलावा और कुछ नहीं पा सके। ये लड़का किस कक्षा से है? वह बेहद निर्दयी है। बहुत बढ़िया, मैं अब से उसका अनुसरण करूंगा। ये सब खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि मुझे मेरा मिस्टर मिल गया है। सही, वह तो बस कमाल का है, एक छात्रा ने विराट की तारीफ करते हुए कहा। लियांगपान पूरी तरह से जोश में था। वाह, ये तो बहुत ही शानदार है। स्कूल के नेताओं ने भी खुशी मनाई। यह इतना उत्साहजनक था। शिष्टाचार की तो ऐसी तैसी। देश के सामने कोई शिक्षक या छात्र नहीं थे, क्योंकि सभी लोग शुभान देश से थे। और बूढ़े प्रधानाचार्य विराट की निगाहें देखकर कांपने लगे। अब मुझे याद आ गया कि वह कौन है। वह विराट है, प्रधानाध्यापक से वरिष्ठ। जब अन्य नेताओं ने विराट का नाम सुना तो उन्हें भी तुरंत उसकी याद आ गई। यामामोटो ताकेशी को इतनी बुरी तरह पिटते देख यामामोटो रयुजी क्रोधित हो गया। उसने मेज पर हाथ पटका और विराट की ओर दौड़ पड़ा और तुरंत मुक्के बरसाने लगा। एक ही मुक्के से यामामोटो रयुजी जूडो के ग्रैंड मास्टर थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि यामामोटो ताकेशी से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। जो लोग अभी अभी विराट की प्रशंसा कर रहे थे, वे अब उसके बारे में चिंतित थे। अगर उसे चोट लग गई तो ये बहुत भयानक होगा। विराट ने बेशक यामामोटो रयुजी के हमले को आते हुए देखा और सहजता से मुस्कुराते हुए खुद भी एक मुक्का मारा। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों मुट्ठियां टकराईं और पल भर में एक और भी अप्रत्याशित दृश्य घटित हुआ। यामामोटो रयुजी की मुट्ठी को रोक दिया गया और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके विपरीत विराट विचलित रहा। उसका व्यवहार बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ था। मैंने यामामोटो ताकेशी को इसलिए मारा क्योंकि उसने मेरे शुभान देश का अपमान किया था। अगर आप अपने निकम्मे बेटे की रक्षा करना चाहते हैं तो मुझे आप दोनों से मिलकर निपटने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रतियोगिता नियमों का उल्लंघन करने के आपके दावों के बारे में मुझे बहुत जिज्ञासा है। नंबर 1 पर जिम शिक्षक के रूप में एक हाईस्कूल द्वारा किसी प्रतियोगी को प्रतियोगिता में भाग लेने की सिफारिश करने में क्या बुराई है? जैसे ही ये शब्द बोले गए, भारी हंगामा मच गया। 174, 175 द्वितीय स्थान के बिना प्रतियोगिता। 174, 175 द्वितीय स्थान के बिना प्रतियोगिता। इस समय विराट की बातें सुनने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक, आखिर ये भला है क्या? हाँ, क्या वह सिर्फ एक छात्र नहीं है? छात्रों के एक समूह ने आपस में चर्चा की। सोचिए, अगर आपकी उम्र का कोई व्यक्ति अचानक खुद को शिक्षक होने का दावा करे तो कैसा लगेगा? केवल एक मूर्ख ही इस बात पर विश्वास करेगा। यामामोटो रयुजी ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए अविश्वास भरी निगाहों से विराट की ओर देखा। हालांकि विराट के साथ पहले हुई हाथापाई के बाद उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत का एहसास हो गया था। ये सुनकर लियांगपान तुरंत स्तब्ध रह गया। जानकारी का आदान प्रदान उसके लिए बहुत तेज था और वह ये नहीं समझ पाया कि वह व्यक्ति खुद को शिक्षक, और उससे भी बड़ी बात, शारीरिक शिक्षा का शिक्षक होने का दावा कैसे कर सकता है। इस समय विराट पूरी तरह शांत थे और उन्होंने आगे कहा, मैंने सुना है कि इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करना और एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक के रूप में अपने शिष्य को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लाना ठीक रहेगा, है ना?
आप शारीरिक शिक्षा के शिक्षक हैं। तो मैं भी एक शिक्षक हूँ। यामामोतो रयुजी गुस्से से भड़क उठा। वह पहले ही यामामोतो ताकेशी के पास जाकर उसे उठने में मदद कर चुका था। विराट द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद यामामोतो ताकेशी का पूरा चेहरा फड़क रहा था और वह स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रहा था, केवल लगातार रो रहा था। यामामोतो रयुजी को देखते हुए वह रोते हुए बोला, पिताजी मुझे बचा लीजिए, आपको मेरे लिए बदला लेना होगा। अपने बच्चे को इतनी बुरी तरह रोते देख यामामोतो रयुजी का दिल भी टूट गया और उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। फिर यामामोतो रयुजी ने विराट को गुस्से से घूर कर देखा। मेरे पास नियुक्ति पत्र है। बेशक यहाँ ऐसे लोग हैं जो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि मैं वास्तव में एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक हूँ, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर विराट ने मुड़कर दूर खड़े उप प्रधानाचार्य की ओर देखा और कहा, उप प्रधानाचार्य जी, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि मैं एक शिक्षक हूँ। वरिष्ठ उप प्रधानाचार्य तुरंत आगे बढ़े और बोले, जी हाँ, मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि कल से श्रीमान विराट को हमारे स्कूल में शारीरिक शिक्षा शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। कल ही प्रिंसिपल लू शिंग्युए ने उन्हें सब कुछ बता दिया था और वह विराट के पक्ष में गवाही देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। बेई देश के इन लोगों को हमारे जुबान देश में हिंसा करने दो। अब देखते हैं कि बेई देश के ये लोग किस तरह से अपना जलवा दिखाना जारी रखेंगे। ये सुनकर पूरा इलाका एक बार फिर चहल पहल से भर गया। छात्र आपस में बातें कर रहे थे। धिक्कार है, तो क्या वह सचमुच हमारा शिक्षक है? अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने इस आदमी को पहले भी देखा है, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वह मुझे इतना जाना पहचाना लग रहा था। पिछले दिन की घटनाओं को याद करते हुए एक छात्र ने कहा। जिन छात्रों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि विराट ने पिछले दिन स्कूल में क्या किया था, उन्होंने जल्दी से उन लोगों से पूछा जो जानते थे, जल्दी बताओ क्या हुआ था कल। सुनने वाले छात्र चौंक गए। वाह, वह इतना शानदार है। लियांग पांग ने कल छुट्टी ली थी और उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। अपने सहपाठियों के विवरण सुनने के बाद वह पूरी तरह से चकित रह गया। विराट को देखकर उसे लगा जैसे वह किसी बुजुर्ग को पहचानने में असफल रहा हो। उसने सोचा था कि वह व्यक्ति एक छात्र है, लेकिन पता चला कि वह शुरू से ही एक शिक्षक था। ये सुनकर यामामोतो रयुजी का चेहरा गंभीर हो गया। उनके लिए स्थिति अनुकूल नहीं थी। अगर यह व्यक्ति वाकई में शारीरिक शिक्षा का शिक्षक था तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उनका नंबर 1 स्थान छीन लिया गया था? ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है? यह एक शानदार धन कमाने की योजना थी जो इस व्यक्ति के हठधर्मी हस्तक्षेप के कारण बर्बाद हो गई, जिससे वह व्यक्ति बेहद नाराज हो गया। विराट को देखकर उसे उसी वक्त उसे जान से मार डालने की तीव्र इच्छा हुई। यामामोतो रयुजी के हाव भाव को देखकर विराट को भला कैसे पता नहीं चल सकता था कि दूसरा क्या सोच रहा है। उससे निपटने की उनकी इच्छा अभी भी अधूरी थी। चूंकि यही स्थिति थी, इसलिए वह जानता था कि उसे क्या करना है। इस समय यामामोतो रयुजी ने विराट की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, भले ही तुम शिक्षक हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी को यूं ही मार सकते हो? मेरे बेटे यामामोतो ताकेशी को देखो, तुमने उसके साथ क्या किया। आपको मुझे स्पष्टीकरण देना होगा, अन्यथा मैं आपसे अदालत में मिलूंगा। हाँ, जुबान देश के लोगों, क्या यही आपकी गुणवत्ता की सीमा है? ये सुनकर वहां मौजूद लोगों को इस मुद्दे की गंभीरता का एहसास हुआ। इस बार उन्होंने एक विदेशी को निशाना बनाया था और हालांकि उन्हें लगा कि यह सही काम था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह देशों के बीच राजनयिक संबंधों को भड़काने के बराबर था। यदि यामामोतो रयुजी इस मामले को आगे बढ़ाते रहे तो यह नया शिक्षक को भुगतना पड़ेगा, और ऐसा लग रहा था कि यामामोतो रयुजी इसे यूं ही जाने देने का कोई इरादा नहीं रखता था। सभी लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि विराट क्या करेगा। फिर उन्होंने देखा कि वहीं पर विराट हल्की सी मुस्कान बिखेर रहा था। उनकी मुस्कान असाधारण रूप से शांत थी, उसमें अशुद्धता का कोई संकेत नहीं था, वह बहुत ही सहज थी। घटनास्थल पर मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। क्या इस नए शिक्षक को इस बात का एहसास नहीं था कि उसने कितनी परेशानी खड़ी कर दी है? वह भी इतना शांत कैसे हो सकता है? विराट को देखकर यामामोतो रयुजी भी मन ही मन ठंडी मुस्कान से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और सोचने लगा, अज्ञानी मूर्ख, मेरी योजनाओं में बाधा डालने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। जब सभी लोग अचंभित थे तभी विराट ने यामामोतो रयुजी की ओर देखा और उदासीनता से कहा, मैं जिसे चाहता हूँ, जब चाहता हूँ, उसे मारता हूँ। क्या मुझे आपको अपनी बात समझाने की जरूरत है? बेशक तुम्हें मारना ही इसका सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है। मुझे तुम्हें यहीं अभी अपाहिज करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चूंकि तुमने अभी अभी कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब तुम्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। अगले ही पल उन्होंने देखा कि विराट की मुट्ठी भींच गई, उसके पैर मुड़ गए और फिर वह धनुष से निकले तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ा और यामामोतो रयुजी को एक घूंसा मारा। यामामोतो रयुजी मुस्कुरा रहा था, उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि विराट कोई हरकत करेगा। वह मुक्का सीधे यामामोतो रयुजी के चेहरे पर लगा। देखते ही देखते सभी ने यामामोतो रयुजी को हवा में उड़ते हुए देखा। वह विराट को सबक सिखाने के लिए तैयार था, लेकिन अब एक मुक्का खाने के बाद उसका चेहरा सूज गया। हालांकि यामामोतो रयुजी यामामोतो ताकेशी की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थे और मुक्के के बाद वह केवल कुछ कदम ही पीछे लड़खड़ाए, लेकिन दूसरों द्वारा देखे गए हमले के दृश्य को देखकर वे सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर बैठे। यह आदमी बहुत ही क्रूर था, पहले बेटे को पीटा और अब पिता को भी। बहुत बढ़िया, लेकिन अब उसका काम तमाम हो चुका था। यामामोतो रयुजी निश्चित रूप से इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। इस समय यामामोतो रयुजी ने अपना चेहरा पकड़ते हुए विराट की ओर देखा और भी गुस्से से चिल्लाया, अरे हरामखोर, बस देखते रहो, मैं बेई काउंटी की समिति से शिकायत दर्ज करने के लिए याचिका दायर करूंगा। तुम थोड़ा इंतजार करो। मैं इंतजार करूंगा, विराट ने जवाब दिया। हम शुवान काउंटी में लोगों के साथ उनके अनुरूप व्यवहार करते हैं। उच्च वर्ग के व्यक्तियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है, जबकि निम्न वर्ग के व्यक्तियों को उचित व्यवहार मिलता है।
साफ शब्दों में कहें तो तुम्हें पीट पीट कर जान से न मारना ही तुम्हारे प्रति काफी नरमी दिखाना था। अदालत के फैसले का इंतजार करो। यामामोतो रयुजी ने मुड़कर विराट पर चिल्लाया। फिर वह यामामोतो ताकेशी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले क्या आप ट्रॉफी यहीं छोड़ सकते हैं? यह अब तुम्हारा नहीं है, विराट ने कहा। इस समय यामामोतो ताकेशी ने ट्रॉफी पर अपनी पकड़ मजबूत कर रखी थी। यामामोतो रयुजी ने उसके हाथ से ट्रॉफी छीन ली और क्रोधित होकर उसे फेंकते हुए कहा, अपनी घटिया ट्रॉफी वापस ले लो। भले ही आप जुबान देश में पहले स्थान पर हो, हम दूसरे स्थान पर रहेंगे, इसलिए दूसरे स्थान की ट्रॉफी हमारी ही होगी। किसने कहा कि दूसरा स्थान तुम्हारा है? विराट हंसते हुए बोला, फिर उड़ती हुई ट्रॉफी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। यामामोतो रयुजी, जो ये सुनकर जाने ही वाला था, रुक गया। इसका अर्थ क्या है? तो लियांगपांग ने यामामोतो ताकेशी को हरा दिया। ठीक है, पहला स्थान उन्हीं को जाता है, लेकिन दूसरा स्थान हमारा क्यों नहीं हो सकता? आप गलत हैं, इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में दूसरा स्थान नहीं होता। उसी क्षण विराट ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, शनिवार और रविवार को धमाकेदार अपडेट। क्षमा करें, ये कहानी कल समाप्त हो जाएगी। 175, 176, वकील को बुलाओ। पहला अपडेट 175, 176, वकील को बुलाओ। पहला अपडेट क्या दूसरा स्थान होता ही नहीं? उस क्षण वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। इसका क्या मतलब था? विराट के शब्दों का अर्थ किसी को समझ नहीं आया। दूसरा स्थान भला कैसे नहीं हो सकता? उन सभी को लगा कि विराट अजीब तरह से बोल रहा है और उन्हें समझ नहीं आया कि वह ऐसी बात क्यों कहेगा। यामामोतो रयुजी की मुनाफा कमाने की मूल योजना अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और वह बहुत नाराज था। विराट की बातें सुनकर उसका चेहरा और भी बिगड़ गया। उसने विराट की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम लोग जुबान देश से आए हुए सचमुच दबंग हो। बेई देश से आए हुए हम लोगों के लिए जरा भी सम्मान नहीं दिखाते, शीख कमजोरों को धमकाते हो। क्या जुबान देश ऐसा ही है? हमें उस ट्रॉफी की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आप अपना नाम बताने की हिम्मत रखते हैं? मैं निश्चित रूप से हमारे बेई देश के विदेश मामलों के विभाग से संपर्क करूंगा और आपको एक कानूनी पत्र भेजूंगा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें आयोजन स्थल के केंद्र पर टिकी हुई थीं। हर कोई यह जानना चाहता था कि यह नया शारीरिक शिक्षा शिक्षक क्या करेगा। देखिए, स्थिति दिन ब दिन और भी विकट होती जा रही थी। अगर यामामोतो रयुजी सचमुच बेई देश की विदेश मामलों की परिषद में गए थे तो यह मुश्किल हो सकता है। विराट की दुर्दशा को लेकर सभी चिंतित थे। शुवान देश के नागरिक होने के नाते वे सभी चिंतित थे कि विराट अपना असली नाम उजागर कर देगा। इस समय विराट शांत रहा, जिससे सभी निराश हो गए। यामामोतो रयुजी को देखते हुए उन्होंने उदासीनता से कहा, मेरा नाम विराट है। विराट का अर्थ है विराट राजवंश और जोंग का अर्थ है नए सिरे से शुरुआत करना। तो क्या आप वह कानूनी पत्र भेजने वाले हैं? बस थोड़ा इंतजार करो, मैं करूंगा, यामामोतो रयुजी ने व्यंग्य किया। उनके विचार में विराट ने अपना नाम उजागर करने का साहस करके मूर्खता की थी। यह एक तरह से मौत को गले लगाने जैसा था। इसी बीच अन्य लोग भी नाखुश थे। मुआय थाई और ताइक्वांडो जैसी मार्शल आर्ट के प्रतिनिधि बहुत नाराज थे और उन्होंने खड़े होकर विराट से सवाल करना शुरू कर दिया। सफेद डोबॉक पहने ताइक्वांडो के नेता ने विराट की ओर देखकर कहा, जुबान देश के व्यक्ति, हम ताइक्वांडो में दूसरे स्थान पर हैं। यदि दूसरा स्थान न भी मिले तो तीसरा स्थान स्वीकार्य है। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि प्रतियोगिता में दूसरा स्थान नहीं होता? आपने अपना नाम बता दिया है, जो अच्छी बात है। हमारे लुओ काउंटी के वकील का पत्र भी आपका इंतजार कर रहा होगा। मुआय थाई के नेता ने भी आगे आकर कहा, हमारी मुआय थाई अजय है और जुबान कंट्री जैसी जगह पर प्रतिस्पर्धा करने आना सरासर व्यर्थ है। जुबान देश के लोग हारने से इतना क्यों डरते हैं? तो फिर प्रतिस्पर्धा करने का क्या फायदा? सभी लोग जुबान कंट्री के खिलाफ अपनी शिकायतें व्यक्त कर रहे थे। स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी। विराट के लिए सभी और भी ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह आपदा उसी के शब्दों के कारण आई है। ये कहने का क्या मतलब है कि कोई दूसरा स्थान नहीं था? क्या ये खुद को गड्ढे में कूदने के लिए गड्ढा खोदने जैसा नहीं था? वह सचमुच दयनीय है। अगर उसे निशाना बनाया गया तो क्या होगा? वह क्या कर सकता है? हाँ, वह लड़ सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में लड़ना बेकार है। एक छात्र ने चिंता से कहा, हाँ, कितना अफसोस की बात है। मुझे नहीं लगता कि यह अफसोस की बात है। हम सभी को अपने शुवान देश की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। शिक्षक विराट बहुत अच्छे हैं। मेरे पिता वकील हैं। मैं तुरंत अपने पिताजी को फोन करके कहूंगा कि वे शिक्षक विराट का बचाव करें। अच्छा, मेरे पिताजी एक व्यवसायी हैं, उनके पास कोई विशेष कौशल नहीं है, बस पैसा है। मैं अपने पिताजी से सहायता प्रदान करने के लिए कहूंगा। जितनी भी धनराशि की आवश्यकता हो बस बता दीजिए। फर्स्ट मिडिल स्कूल के छात्रों के माता पिता अधिकतर साधारण लोग नहीं थे। जुबान देश का बचाव करने वाले किसी व्यक्ति का अपमान होते देखे सभी छात्र आक्रोशित हो गए। लियांगपान भी अपने दांत भींच रहा था। स्कूल के कुछ नेता एक साथ मिलकर बुजुर्ग उप प्रधानाचार्य को घेरे हुए थे। उप प्रधानाचार्य, अब हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, वह व्यक्ति हमारे स्कूल का शिक्षक है। अगर उसे वकील का पत्र मिल जाता है तो इससे फर्स्ट मिडिल स्कूल की छवि पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हमारा पहला मिडिल स्कूल जियांगहाई शिक्षा का प्रमुख संस्थान है। अगर इसकी छवि खराब हो जाती है तो ये बुरा होगा। काय करते रणनीति पर विचार करते हुए बूढ़े प्रधानाचार्य की आंखें सिकुड़ गईं। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, अभी कोई बात न करे। हमारी कंपनी के कानूनी विभाग से संपर्क करें और उन्हें यहाँ आने के लिए कहें। हर हाल में इस आदमी की रक्षा करो। वह जुबान देश की रक्षा कर रहा है। हमारे देश जुबान देश का अभी अभी कई बार अपमान किया गया और आप में से किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। अब जबकि कोई और हमारा बचाव कर रहा है, आप सिर्फ इसलिए हार मानने की बात कर रहे हैं क्योंकि यह परेशानी भरा है। क्या आप वाकई जुबान देश के नागरिक हैं?
अन्य नेताओं ने शर्म से अपने सिर झुका लिए, उनके चेहरों पर गहरी बेचैनी झलक रही थी। जी हाँ, ये सच था। कानूनी विभाग को बुलाओ, बूढ़े प्रधानाचार्य ने आदेश दिया। ठीक है, ये कहते ही कोई तुरंत फोन करने चला गया। बूढ़े प्रधानाचार्य ने भी अपना फोन निकाला और डायल किया। प्रधानाचार्य लू, स्कूल में एक घटना घटित हुई है, आपको जल्दी वापस आना होगा। मुसीबत में तो आपका वरिष्ठ है। वह लू जिंग्यू को बुला रहा था, जबकि बाकी सभी लोग तनाव में थे। विराट सबसे कम तनावग्रस्त था। इस समय उसने आलस्य से अपने शरीर को हिलाया और फिर ताइक्वांडो और मुए थाई के नेता यामामोटो रयोजी की ओर देखा और कहा, क्या आप वाकई मुझे वकील का पत्र भेजना चाहते हैं? मैं तुम्हें पछतावा करने का मौका दूंगा। अब भी अपना मन बदलने में देर नहीं हुई है। ये सुनकर यामामोटो रयोजी ने तुरंत उपहास करते हुए कहा, पछतावा? मुझे सचमुच नहीं पता कि आपको ये साहस कहाँ से मिलता है। आप तो बस एक टूटे हुए शिक्षक हैं जिनके पास कोई शक्ति या प्रभाव नहीं है। क्या आपको लगता है कि कुछ दांव पेच का अभ्यास करने से आप अजय हो जाते हैं? आगे बढ़ो और मुझे मारो, मारो, हिम्मत है तो। ताइक्वांडो के नेता ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या जुबान देश के सभी लोग तुम्हारे जैसे हैं? हे, गुणवत्ता नहीं, कानून हर चीज का प्रतिनिधित्व करेगा और तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, मुए थाई नेता ने व्यंग्य करते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उनमें से किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विराट ने अपनी चाल चली और एक प्रेत की तरह गायब हो गया। धड़ 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 थप्पड़ों की तेज आवाज साफ सुनाई दे रही थी और फिर देखा जा सकता था कि विराट उन तीनों आदमियों के पास जाकर तुरंत 3 थप्पड़ मार बैठा। जो तीनों पहले हंस रहे थे उन्हें थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया गया, जिससे उनके चेहरे काफी सूज गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की? यामामोटो रयोजी दहाड़ा। ताइक्वांडो और सियाम बॉक्सिंग के नेताओं ने भी विराट से सवाल किया, अगर तुमने हमें मारा तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। आसपास मौजूद सभी लोग अचंभित थे, ये सोचकर हैरान थे कि आखिर लड़ाई दोबारा कैसे शुरू हो गई। ये शिक्षक विराट वाकई बड़ी मुसीबत से पीछे नहीं हटते थे। कई उपद्रवी छात्र खुद को पहले से ही काफी दबंग समझते थे, क्योंकि वे शिक्षकों से बहस कर सकते थे और समाज के लोगों से भिड़ सकते थे। अब वे वास्तव में विराट की प्रशंसा करने लगे थे। लोगों ने वकील के पत्र का जिक्र किया था, फिर भी वह इतना साहसी था कि उसने मुक्का मार दिया। जाहिर तौर पर हंगामा मचाने से बिल्कुल भी नहीं डरता था। जब स्कूल के नेताओं ने यह देखा तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। अगर लड़ाई जारी रही तो कोई भी शक्तिशाली कानूनी विभाग ऐसी स्थिति को सुलझा नहीं पाएगा। यामामोटो रयोजी और अन्य लोगों के सवालों का सामना करते हुए विराट ने अपनी हथेली पर फूंक मारी और फिर कहा, मैंने अपने जीवन में तुम्हारे जैसा नीच व्यक्ति कभी नहीं देखा जिसने मुझे तुम्हें मारने पर मजबूर किया। लेकिन चूंकि मैं दयालु व्यक्ति हूँ इसलिए मुझे आपकी बात माननी ही पड़ी, अन्यथा यह आपके प्रति अनादरपूर्ण प्रतीत होता है ना? लेकिन तुम्हारी चमड़ी तो सुअर की खाल की तरह मोटी है। यामामोटो रयोजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सियाम बॉक्सिंग और ताइक्वांडो के नेताओं ने अब विराट से सवाल किया, हमने यह नहीं कहा था कि तुम हमें मार सकते हो, आखिर तुमने हमला क्यों किया? मुझे दोष दो, क्या आपको नहीं पता था कि जुबान देश की मार्शल आर्ट में हर चाल के साथ हथेली की हवा उत्पन्न होती है? मेरा थप्पड़ हथेली से मारने की तकनीक है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें हथेली की हवा शामिल होती है। मैं थप्पड़ को तो नियंत्रित कर सकता हूँ लेकिन हथेली की हवा को नहीं। इसके अलावा मेरी हथेली की हवा केवल नीच लोगों को ही लगती है, इसलिए यदि आप उनमें से एक हैं तो यह आपकी गलती है ना? विराट ने हंसते हुए कहा। दोनों नेता बेहद गुस्से में थे। तभी यामामोटो रयोजी ने अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया, थोड़ी देर फोन पर बड़बड़ाया, फिर फोन रख दिया और विराट की ओर देखकर कहा, मैंने पहले ही जियांगहाई में बेई काउंटी काउंसिल को फोन कर दिया है। उनके वकील जल्द ही यहाँ पहुंच जाएंगे। आपने मुझ पर हमला किया, हमें वकील के पत्र का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। इस बार मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जुबान देश स्पष्टीकरण दे। ताइक्वांडो और सियाम बॉक्सिंग के नेताओं ने भी अपने फोन निकाले और जियांगहाई परिषद को फोन किया। जल्द ही उनके वकील भी आ जाएंगे। इस बार तीनों व्यक्ति जुबान देश से अपने प्रशिक्षण का हर्जाना वसूलने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। वहां मौजूद लोग चिंतित हो गए, ये सोचकर कि किसी को भी तैयारी करने का समय दिए बिना चीजें इतनी जल्दी कैसे बिगड़ गईं। अब उन्हें क्या करना चाहिए था? स्कूल के एक प्रमुख नेता की चिंता और भी बढ़ गई। सब खत्म हो गया, हमारे स्कूल के कानूनी मामले इन अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से मुकाबला नहीं कर सकते। वास्तव में इस आदमी को तो बड़ी मुसीबत खड़ी करने में कोई हिचक नहीं होती। उसी क्षण विराट ने तीनों की बातें सुनकर आलस्य से मुस्कुराते हुए अपना हाथ फिर से उठाया, चूंकि तुम सब मेरे खिलाफ वकील ढूंढने गए हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। एक बार मारो या दूसरी बार मारो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तुरंत आगे बढ़ा, अपना हाथ फिर से बढ़ाया और उसे यामामोटो रयोजी और अन्य लोगों की ओर घुमाया। लेकिन इस बार तीनों तैयार थे, उन्होंने हाथ ऊपर उठा रखे थे, जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। हालांकि उनके पास प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि विराट एक योद्धा की भावना से ओतप्रोत प्रतीत हो रहा था। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़, यामामोटो रयोजी और अन्य लोग एक बार फिर हवा में उड़ गए। विराट जोंग, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। उस समय इस दृश्य ने एक और हंगामा खड़ा कर दिया और सभी लोग अविश्वास से विराट को घूरने लगे। वे ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वह दोबारा किसी को मारने की हिम्मत क्यों करेगा। एक बार चोट लगना तो माफ किया जा सकता था, लेकिन दूसरी बार ऐसा करना, वह बहुत ही निर्दयी था। आखिरकार पहली घटना तो शायद समझ में आ जाए, लेकिन दूसरी घटना के मामले में निश्चित रूप से औचित्य साबित करने का कोई मौका नहीं होगा। इस बार शायद केवल जुबान देश के नेतृत्व के हस्तक्षेप से ही इस व्यक्ति की जान बच सकती है। और सचमुच वे प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं किया था जो इतना उपद्रव मचाने वाला हो। लेकिन अगले ही पल जो उन्होंने देखा उससे वे दंग रह गए। उनके सामने घटित हो रहे दृश्य को देखकर वे अवाक रह गए।
क्योंकि उस समय विराट भी हमला कर रहा था, इस बार थप्पड़ से नहीं बल्कि यामामोतो रयोजी और अन्य लोगों को अपने पैर से लात मारकर चटकने की आवाज़ें लगातार सुनाई देती रहीं। दिखावा करने का यही फल मिलना चाहिए था। दिखावा करना, वकील रखने से क्या फर्क पड़ता है? वकीलों के साथ भी मैं तुम्हें मारूंगा, विराट ने गुस्से में कहा। वह इस तरह के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता था। पहले तो गिरे हुए तीनों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन विरोध करना व्यर्थ था। उन्हें जमीन पर गिराकर पीटा गया। शुरू में तो वे धमकियां दे रहे थे, लेकिन अंततः उन्होंने दया की भीख मांगनी शुरू कर दी। कृपया हमें जाने दो, हमें जाने दो। यामामोतो रयोजी रोना चाहता था। उसने अपने जीवन में कभी इस तरह के गंभीर दुर्व्यवहार का सामना नहीं किया था। क्या आप वकील की तलाश नहीं कर रहे थे? विराट ने तीनों के चेहरों पर लात मारी। नहीं, अब हम और नहीं देखेंगे। ताइक्वांडो का नेता डर चुका था। भले ही तुम न देखो, मुझे फिर भी तुम्हें हराना ही है। दिखावा करने वालों पर बिजली गिरती है, इसलिए चूंकि तुमने अकड़ दिखाई है, मैं तुम्हारी जमकर पिटाई करूंगा, विराट ने शाप देते हुए कहा। आसपास मौजूद भीड़ पूरी तरह से अचंभित थी, छात्र स्तब्ध थे। इस समय उनके मन में बस एक ही विचार था, ये शारीरिक शिक्षा शिक्षक सचमुच बेहद सख्त था। इसी समय जियांगहाई फर्स्ट मिडिल स्कूल के प्रवेश द्वार पर 2 या 3 सेडान कारें आकर रुकीं। औपचारिक पोशाक पहने कई लोग कारों से बाहर निकले। वे जुबान देश से नहीं थे, बल्कि यामामोतो रयोजी और उनके साथियों द्वारा बुलाए गए वकील थे, जो अहंकारपूर्वक स्कूल में दाखिल हुए और व्यायामशाला की ओर चल पड़े। 176, 177 धोखाधड़ी। दूसरा अपडेट 176, 177 धोखा। दूसरा अपडेट जिम में यामामोतो रयोजी और 2 अन्य लोग जमीन पर लेटे हुए थे, मुश्किल से सांस ले रहे थे, बेहद अस्त व्यस्त हालत में थे और चोटों से लथपथ थे। उनके बगल में विराट खड़ा था, जिसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम? उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की थी। यामामोतो रयोजी और उसके साथियों ने तुरंत दया की भीख मांगते हुए कहा, हमें मारना बंद करो, हम दया की भीख मांगते हैं। तो अब भी तुम जुबान देश का अपमान करने की हिम्मत करते हो? विराट ने आगे पूछा। वह उन्हें इसलिए पीट रहा था क्योंकि उन्होंने जुबान देश का अपमान करने की हिम्मत की थी। जुबान देश के नागरिक के रूप में अपने देश का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति को सुनकर वह इसकी रक्षा करने के लिए बाध्य था। विराट को ज्यादा धक्का मुक्की पसंद नहीं थी, शारीरिक संघर्ष ही सबसे अच्छा तरीका था। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, यामामोतो रयोजी ने विनती करते हुए चिल्लाकर कहा। सचमुच? विराट ने अपनी आंखें सिकुड़ी। अपने वर्षों के अनुभव से वह जानता था कि यामामोतो रयोजी केवल और मार से बचने के लिए समझौता करने की कोशिश कर रहा था और उसके जाने के बाद निश्चित रूप से बदला लेगा। बेशक यामामोतो रयोजी भी यही सोचते थे। बेई काउंटी परिषद के वकील पहले ही रास्ते में थे, उनके पहुंच जाते ही सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल विनम्र बने रहना और हिसाब किताब बाद में निपटाना ही सबसे अच्छा था। उसके सामने बैठा व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा एक शिक्षक था और उसके पास ज्यादा शक्ति नहीं होती, वे उसे आसानी से अपने नियंत्रण में ले सकते थे। सचमुच? यामामोतो रयोजी ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें अभी जाने देता हूं, लेकिन अगर तुमने फिर कभी जुबान देश के बारे में बुरा भला कहा तो मुझे खेद होगा, विराट ने ठंडे लहजे में कहा। नहीं नहीं, बाकी दोनों ने भी जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, हम भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। विराट हंसते हुए बोला, देखो, अगर तुमने शुरू से ही कह दिया होता कि तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे तो मुझे तुम्हें मारने का कोई कारण ही क्यों होता? इससे तो मैं ही बुरा आदमी लगने लगता हूँ। इस मुस्कान को देखकर तीनों पुरुषों के रोंगटे खड़े हो गए। इस दृश्य को देखकर दर्शक भी अवाक रह गए। जूडो मास्टर कहाँ थे? सियाम का बॉक्सिंग चैंपियन कहाँ था? ताइक्वांडो का सरगना कहाँ था? वे इतने काये कैसे हो सकते हैं? पब फ्यूचर एड्स। इससे सबको गाने के बोल याद आ गए। वे कभी राजा थे, फिर विराट का आगमन हुआ। जब सब लोग सदमे में थे तभी सूट पहने 3-4 लोग जिम में दाखिल हुए। वे प्रतिष्ठित दिख रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी जुबान देश का प्रतीत नहीं हो रहा था। एक कद में छोटी थी, दूसरी स्त्री जैसी और तीसरी सांवली। ये तो स्पष्ट था कि वे कौन थे, है ना? सभी को याद था कि यामामोतो रयोजी और उनके साथियों ने फोन करके जियांगहाई में स्थित अपने अपने राष्ट्रों की परिषदों को सूचना दी थी। अगर कोई अप्रत्याशित घटना न घटी होती तो ये तीनों वकील 3 अलग अलग देशों से थे। यामामोतो रयोजी और उनके साथी अभी भी विराट से दया की भीख मांग रहे थे, तभी उन्होंने दरवाजे से लोगों को अंदर आते देखा। उनके चेहरे खुशी से चमक उठे और वे बड़बड़ाते हुए उनकी ओर दौड़े, जिसका मतलब था, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ और मुझे बचाओ। बाकी दोनों भी दौड़कर आए, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, वे लगभग रोने ही वाले थे। वकीलों को देखकर वे इतने उत्साहित हो गए मानो उन्होंने अपने माता पिता को देखा हो। इसी बीच केंद्रीय विधि विभाग से एक वकील भी मौके पर पहुंच गया था। उस समय यामामोतो रयोजी लगातार वकील को हाल की घटनाओं के बारे में समझा रहे थे, जिन्होंने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि यामामोतो को चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर उसने गंभीर भाव से विराट की ओर देखा और उसके पास जाकर कहा, मैं बेई देश का वकील मात्सुशिता वुल्फ हूँ। मैंने सुना है कि आप लोग बेई देश के हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं। आपको इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आना होगा। लुओ काउंटी और सियाम काउंटी के वकील भी आगे आए और दोनों ने सुझाव दिया कि विराट उनके साथ चलें। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सबने उन्हें देख लिया। वे समझ गए कि यह विराट पर नियंत्रण पाने का प्रयास था। सेंट्रल से वकील आ चुका था, उसने सामान्य स्थिति को समझ लिया था और उसे पता था कि उनका लक्ष्य विराट का बचाव करना है। वह विराट के बगल में खड़ा हो गया। मात्सुशिता वुल्फ के सवाल का सामना करते हुए बोला, मुझे लगता है कि हमें इस मामले पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। मात्सुशिता वुल्फ का चेहरा एकदम ठंडा था जब उसने कहा, आपका देश लोगों पर हमला करता है और हमारे बेई देश की उपेक्षा करता है। अब हम उसे पूछताछ के लिए ले जाएंगे। क्या वाकई इस पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है? इसके अलावा क्या आप उसका बचाव करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तोड़ना चाहते हैं? इससे निस्संदेह विराट मुश्किल स्थिति में फंस गया।
सेंट्रल के वकील के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, उनकी योग्यता कुछ हद तक अपर्याप्त थी और उन्होंने ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। जुबान काउंटी के लोग बिना किसी अच्छे कारण के दूसरों को नहीं पीटते। मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी जरूर हुई है। अब मुझे लगता है कि हम सभी को बैठकर ध्यानपूर्वक यह अध्ययन करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सेंट्रल के वकील ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। पब फ्यूचर एड्स। इतने अनुभवी वकील का सामना करते हुए वह कुछ हद तक भयभीत महसूस कर रहा था। तो क्या आपके जुबान देश के लोगों ने किसी पर हमला किया या नहीं? मात्सुशिता वुल्फ ने पूछा। दरअसल उसने किसी को मारा था और इस स्थिति से निपटना थोड़ा मुश्किल था। वकील विराट को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह थोड़ा असमंजस में था और अब वह किसी को मारने की बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि एक बार स्वीकार करने पर उसे ले जाया जाएगा और इसका मतलब उसकी असफलता होगी। लेकिन उसी क्षण विराट ने कहा, मैंने सचमुच किसी को मारा था। इन शब्दों के बाद भारी हंगामा मच गया। वकील विराट के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उन्होंने इस झंझट से छुटकारा पाने के लिए हर संभव कोशिश की और फिर भी इस आदमी ने इसे स्वीकार कर लिया। क्या ये खुद को जाल में फंसाने जैसा नहीं है? इसमें और मृत्यु की प्रतीक्षा करने में क्या अंतर है? ये बचाव पहले ही बेकार हो चुका था। और मात्सुशिता वुल्फ मन ही मन ताना मारने लगा, ये सोचकर कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति से निपटना कितना आसान होगा। आपको लगता है कि सुना, उसने किसी को मारने की बात कबूल कर ली है, इसलिए सबूत निर्णायक हैं, उसे जेल में डाल देना चाहिए। नहीं, विराट के वकील ने कहा। फिर विराट की ओर मुड़कर कुछ असहायता से फुसफुसाते हुए कहा, क्या आप कृपया पहले बात न करें? सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, तुम मेरी सोचने की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हो। लेकिन विराट ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मात्सुशिता वुल्फ की ओर देखते हुए कहा, मैंने वाकई किसी को मारा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? विराट के वकील ने चुप्पी साध रखी थी। इसके बारे में क्या? मामला अदालत तक जा सकता है, सजा हो सकती है और शायद मौत की सजा भी हो सकती है। क्या यह आदमी बेवकूफ़ था? एक वकील के तौर पर उसे क्या करना चाहिए था? जब मात्सुशिता वुल्फ ने यह सुना तो वह इतना खुश हुआ कि उसने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं तुम्हें अदालत में भेजूंगा ताकि देख सकूं कि न्यायाधीश तुम्हें क्या सजा सुनाता है। लेकिन उस समय विराट ने बस मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सजा सुनाने के बारे में सोचकर आप अभी भी योग्य नहीं हैं। बेशक मैंने किसी को टक्कर मार दी, मैंने उन पर प्रहार करके सही किया क्योंकि उन्होंने मेरे जुबान देश के लोगों का अपमान किया था। बिल्कुल, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत किया है। ये सुनकर मात्सुशिता वुल्फ ने कहा, हाँ, दया की भीख मांगना बेकार है, तुमने तो अपराध कर ही दिया है। जब विराट के वकील ने यह सुना तो वह मन ही मन व्यंग्य करने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या वह कुछ क्षण पहले इतना शक्तिशाली नहीं था? पब फ्यूचर एड्स। और अब वह दया की भीख मांगने और अपनी गलती स्वीकार करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ तक कि अन्य लोगों को भी लगा कि इस समय विराट द्वारा अपनी गलती स्वीकार करना समस्याग्रस्त था। लेकिन विराट ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, मैं वाकई गलत था, लेकिन मैं दया की भीख नहीं मांग रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यह था कि मुझे उन्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मुझे उन्हें गोली मार देनी चाहिए थी। एक बंदूक। पूरा इलाका एक बार फिर सदमे में आ गया। ये तो बहुत ही कठोर था। सभी के दिल बुरी तरह कांप रहे थे। विराट का वकील हक्का बक्का रह गया, वह ऐसे व्यक्ति का बचाव कैसे कर सकता था? और मात्सुशिता वुल्फ ने उपहासपूर्वक कहा, शानदार, शानदार, जुबान देश के लोगों, क्या आप सचमुच इतने दुर्जय हैं? हमारे देश में जूडो के ग्रैंड मास्टर यामामोटो रेयुजी हैं, जो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आपके शुभान देश आए थे और फिर भी उन्हें इस तरह हार का सामना करना पड़ा। इस मामले का निपटारा होना ही चाहिए। आपको समझना होगा, हमारे बेई देश में यामामोटो रेयुजी एक पीढ़ी के मार्शल आर्ट्स के उस्ताद हैं। उसे मारना हमारे बेई देश के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा है। ये घटिया हुनर भी खुद को उस्ताद कहने की हिम्मत करता है। ये तो मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन चुटकुला है। विराट जोर से हंसा। जब मात्सुशिता वुल्फ ने यह सुना तो उसने कहा, तुम पर हमला करने और हमारे बेई देश का अपमान करने, हमारी बदनामी करने का संदेह है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यामामोटो रेयुजी ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल यही बात है। और जुबान देश की मार्शल आर्ट के बारे में क्या? वह तो बस एक मजाक है। इतनी बड़ी प्रतियोगिता थी, फिर भी उन्होंने सीधे तौर पर मुझसे मेरा दूसरा स्थान छीन लिया। हम जूडो में इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते। हमारा जूडो सबसे मजबूत है। उसी क्षण लुओ देश के लोग भी खड़े हो गए और जुबान देश को दोषी ठहराने लगे। ठीक है, क्या आप लोग जो जुबान देश से हैं दूसरों द्वारा आपका दूसरा स्थान छीन लिए जाने से इतना डरते हैं? हाँ, अगर आपको हारने से इतना डर लगता है तो फिर प्रतियोगिता में भाग लेने का क्या फ़ायदा? घर जाओ और सुआ पालो। अल्पविराम। इसके बाद आरोपों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। इस वजह से विराट का वकील इतना डर गया कि वह पादने से भी डरने लगा। बाकी सब लोग भी चुप रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला। सब लोग कार्यक्रम स्थल के बीचों बीच हो रही घटनाओं को देखते रहे। और उस समय विराट ने बस हल्की सी मुस्कान दी, मानो उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। एक बात तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, अगर आपकी मार्शल आर्ट इतनी महान है तो आप धोखा क्यों देते हैं? विराट ने मुस्कुराते हुए पूछा। इन शब्दों के साथ ही पूरे परिसर में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। आखिर चल क्या रहा था? धोखाधड़ी की बात कैसे हो सकती है? आज एक बड़ा अपडेट आने वाला है, अपना वोट जरूर दें। 177, 178 उत्तेजक गोली की उत्पत्ति। 3 और 177, 178 उत्तेजक गोली की उत्पत्ति। 3 और धोखाधड़ी। विराट की बातों से सभी को अजीब सा महसूस हुआ। इसमें धोखाधड़ी क्या है? वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। विराट ने ऐसा क्यों कहा? लेकिन जब सभी लोग संदेह में थे तभी यामामोटो रेयुजी और कुछ अन्य लोग अचानक घबराए हुए दिखे। उनके चेहरे का रंग बदल गया, उन्होंने वाकई धोखा दिया था। हालांकि वे जल्द ही निश्चिंत हो गए, ये सोचकर कि अगर वे धोखा भी देते हैं तो किसी को कैसे पता चलेगा।
इससे पहले उन्होंने वास्तव में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को एक निश्चित दवा दी थी, एक ऐसी दवा जो विस्फोटक शक्ति को बढ़ा सकती थी, लेकिन उस प्रकार की दवा का पता केवल विशिष्ट उपकरणों से ही लगाया जा सकता था और जियांगहाई के पास इसका पता लगाने के लिए उपकरण मौजूद नहीं थे। इसलिए यामामोटो रयोजी को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसने विराट की ओर देखा और कहा, बच्चे, अपने शब्दों का ध्यान रखो, वरना मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। तभी विराट मुस्कुराते हुए बोला, क्या मैंने तुम्हारा जिक्र किया था? आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने ड्रग्स का इस्तेमाल किया हो? यामामोटो रयोजी तुरंत शर्मिंदा हो गए और अपना बचाव करते हुए बोले, मैं भला ड्रग्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? लापरवाही से मत बोलो। इस पर मात्सुशिता वुल्फ जोर से हंसते हुए बोला, तुम लोग, जुबान देश के लोग, वाकई बहुत मजा किया हो। बिना किसी सबूत के किसी पर ड्रग्स लेने का आरोप लगा रहे हो, यह मेरे लिए एक चौंकाने वाला अनुभव है। मात्सुशिता वुल्फ के इशारे पर चलते हुए लुओ काउंटी के वकीलों ने भी ठंडे लहजे में कहा, बिल्कुल सही, जुबान काउंटी के लोग सचमुच एक के बाद एक चुटकुले सुनाते रहते हैं। आसपास मौजूद सभी दर्शक विराट को घूर रहे थे, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि उसने ऐसा क्यों कहा। निराधार आरोप तो वाकई मजाक बन सकते हैं। इसके अलावा अगर उन्हें पता भी होता कि प्रतिद्वंद्वी ने प्रतिबंधित दवा का इस्तेमाल किया है, तो उपकरण के बिना वे इसका पता कैसे लगा सकते थे? इसलिए जब विराट ने उस तरह से बात की तो उन्होंने वास्तव में कई लोगों के दिलों को झकझोर दिया। जब विराट ने मात्सुशिता वुल्फ की बातें सुनी तो वह मुस्कुराया और बोला, किसने कहा कि मेरे पास सबूत नहीं है? प्रमाण? वहां मौजूद सभी लोग आंखें फाड़कर सुन रहे थे कि वह आगे क्या कहेगा। यामामोटो रयोजी तुरंत घबरा गया, लेकिन जल्दी ही शांत हो गया। परीक्षण करने के लिए आवश्यक उपकरणों के बिना सबूत जुटाना असंभव था। यह व्यक्ति निश्चित रूप से झूठ बोल रहा था। मात्सुशिता वुल्फ ने विराट की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम कोई सबूत पेश नहीं कर सकते या अगर सबूत निर्णायक नहीं है तो कुछ भी साबित करना असंभव होगा, तो मुझे तुम्हें गिरफ्तार करने का अधिकार है। सबसे पहले तो मेरे पास सबूत है या नहीं, ये बात गौण है। यह जुबान काउंटी का इलाका है, आपको किसी को गिरफ्तार करने का क्या अधिकार है? तुम्हें ये शक्ति किसने दी? विराट ने ठंडे स्वर में कहा। उसके शब्द इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने मात्सुशिता वुल्फ को भी डरा दिया। वह एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, अगर आपके सबूत निर्णायक नहीं हैं तो ये बेई देश की ओर से हमारे लिए एक अपमान है। लेकिन मात्सुशिता वुल्फ के अपनी बात पूरी करने से पहले ही विराट ने बीच में टोकते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर यह अपमान है? उस समय विराट अपनी आंखें सिकोड़ रहा था। मात्सुशिता वुल्फ बुरी तरह कांप रहा था और अंत में उसने किसी तरह एक वाक्य कहा, हम बेई देश के लोग धर्मी हैं। तुरंत ही विराट जोर से हंस पड़ा। चूंकि आपको सबूत चाहिए तो मैं अभी बता देता हूँ, विराट ने घोषणा की। लगभग सभी लोग विराट का भाषण ध्यान से सुन रहे थे। पूरा आयोजन स्थल एकदम शांत था। ये वाकई एक बड़ी खबर थी। यहाँ मौजूद सभी लोग, जुबान देश के हमारे एथलीटों को छोड़कर अन्य देशों के सभी एथलीटों ने उत्तेजक गोली नामक एक प्रकार की दवा ली है जो व्यक्ति की मांसपेशियों और मनोबल को मजबूत कर सकती है, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। उन्हें उसकी बात पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। वह कैसे संभव है? हाँ, दवा ले रहे हो? क्या उत्तेजक गोलियां प्रतिबंधित दवा नहीं है? किसी जानकार व्यक्ति ने तुरंत कहा। निषिद्ध औषधि? भीड़ ने हूटिंग किए बिना नहीं रह सकी। सभी को पता था कि इस तरह की चीजें जुबान काउंटी में प्रतिबंधित थीं और अब किसी ने इसे लेने की हिम्मत की। क्या यह मृत्यु को आमंत्रित करने जैसा नहीं था? ये वास्तव में जुबान देश के कानूनों की घोर अवहेलना थी। फिर सबकी निगाहें यामामोतो रयोजी और मार्शल आर्ट के अन्य प्रतिनिधियों पर टिक गईं। इस समय उनके चेहरे बेहद अप्रिय लग रहे थे क्योंकि उन्होंने वास्तव में ये दवा ले ली थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि विराट को इसके बारे में कैसे पता चला। वे इसे स्वीकार नहीं करने वाले थे। इस तरह की दवा अगर मशीनों द्वारा पता नहीं लगाई जा सकती थी तो मूल रूप से पता लगाना असंभव था और वे बिल्कुल भी नहीं डरते थे। यामामोतो रयोजी ने तुरंत पहल करते हुए विराट की ओर देखा और कहा, तुम बकवास कर रहे हो। उत्तेजक गोली कौन सी है? आप मानहानि कर रहे हैं। जुबान देश के लोग हमेशा दूसरों की बदनामी करते रहते हैं। आप और क्या जानते हैं? हाँ, यह मानहानि है। ताइक्वांडो के नेता ने भी यही कहा। मात्सुशिता वुल्फ ने बेशक यामामोतो रयोजी की बात सुनी और विराट की ओर देखते हुए कहा, महोदय, आपने जो कुछ भी कहा है हम उसे याद रखेंगे। अगर भविष्य में यह मामला किसी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाता है तो यह हमारे महान बेई देश को कलंकित करने वाले सबूत के रूप में काम करेगा। तुम जैसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। यह मामला बेहद गंभीर था। भीड़ में से एक वकील ने भी विराट की ओर देखा और पूछा, श्रीमान शिक्षक जी, क्या आपके पास अपनी कही बात का कोई सबूत है? अगर कोई सबूत नहीं मिला तो यह बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। बिल्कुल सबूत हैं, विराट ने कहा। यह सुनकर यामामोतो रयोजी और अन्य लोग घबरा गए। सबूत होने की संभावना कैसे हो सकती है? ये झूठ ही होगा। हाँ, झूठ ही होगा। उसने खुद को दिलासा देना शुरू किया। बिना उपकरणों के सारे सबूत निरर्थक हैं। मुझे पता है, तुमने हमें फंसाने का कोई ना कोई तरीका जरूर सोच लिया होगा। उस समय सभी लोग शांत हो गए, ये सुनने के लिए उत्सुक थे कि विराट इस भूतों की व्याख्या कैसे करेंगे। विराट मुस्कुराया। ये सचमुच एक संयोग था, ठीक वर्तमान विराट की तरह, क्योंकि वह उत्तेजक गोली के नाम से बहुत परिचित थे। इसका कारण ये था कि उसने दवा का नाम स्वयं रखा था, उसने इसे स्वयं बनाया था। इससे उन्हें फुरिली विश्वविद्यालय के वे दिन याद आ गए। विराट ने फुरिली विश्वविद्यालय में न केवल चिकित्सा बल्कि मनोविज्ञान और जीव विज्ञान में भी सभी उपलब्धियों में अपना दबदबा बनाया था। हालांकि उन्होंने दवाओं के लिए जीव विज्ञान का उपयोग करने के विचार को अस्वीकार कर दिया। उनका पूरा ध्यान मानव शारीरिक क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित था, जिसके परिणामस्वरूप उत्तेजक गोली का निर्माण हुआ, जो सैकड़ों बार किए गए प्रयोगों और उत्पादन का परिणाम था। जब इसे पहली बार बनाया गया था तो इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, लेकिन बाद में इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
इसका कारण ये था कि इसे लेने के बाद व्यक्ति की ताकत 10 गुना बढ़ जाती थी, जिससे मानव संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता था। और हालांकि इसके कोई बड़े दुष्प्रभाव नहीं थे, लेकिन इससे लत लग सकती थी। इस पर प्रतिबंध लगने के बाद विराट ने जीव विज्ञान में रुचि खो दी। उन्होंने इस फॉर्मूले को सार्वजनिक भी कर दिया, जिससे दूसरों को भी इसे बनाने का तरीका पता चल गया। अप्रत्याशित रूप से यहाँ उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उत्तेजक गोलियां ली थीं। ये सचमुच भाग्य का खेल था। हालांकि विराट द्वारा बनाई गई उत्तेजक गोलियां दोषरहित थीं। इन लोगों द्वारा ली गई दूसरों द्वारा बनाई गई वस्तुओं में महत्वपूर्ण कमियां थीं। विराट इसे एक नज़र में देख सकता था और जान सकता था कि समस्याएं कहाँ हैं और आने वाले बुरे लक्षण क्या होंगे। यह विराट का भी आत्मविश्वास था। इस समय अपने आसपास मौजूद लोगों की उत्सुक निगाहों का सामना करते हुए विराट मुस्कुराया और बोला, मेरा प्रमाण यह है कि उत्तेजक गोली लेने के बाद यदि कोई व्यक्ति लगातार 10 बार उकड़ू बैठता है तो वह तुरंत बेहोश हो जाएगा। पूरा इलाका एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। क्या यही तथाकथित सबूत था? पुनश्च घर पर कुछ समस्या हो गई थी। मैं अभी वापस आया हूँ और अब मैं आगे की जानकारी दूंगा। 178, 179, देखो वे गिर गए हैं। 4 अपडेट 178, 179, देखो वे गिर गए हैं। 4 अपडेट 10 बार उकड़ू बैठने के बाद बेहोश हो जाना, क्या इसे सबूत माना जाना चाहिए? ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। आमतौर पर तनावग्रस्त रहने वाले यामामोतो रयुजी और उनके साथी विराट की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े। मजाक की बात करें तो ये वाकई बहुत मजेदार है। हाँ, मैं हंसते हंसते मर ही जाऊंगी। ये किस प्रकार की ड्रग टेस्टिंग विधि है? मैं मानता हूं कि बेतुकी बातों को भी विश्वासपूर्वक बोलना एक प्रतिभा है। हाँ, यामामोतो रयुजी ही नहीं बल्कि मात्सुशिता वुल्फ और कई अन्य वकील भी हंसते हुए विराट की ओर देखकर बोले, तो ये है सबूत? हाँ, बहुत ही प्रेरक था। मैं लगभग इस पर विश्वास ही कर बैठा था। विराट का बचाव कर रहे वकील के चेहरे पर बेहद गंभीर भाव थे और उन्होंने आह भरते हुए कहा, हे भगवान, मैं किस तरह के मूर्ख का बचाव कर रहा हूँ। जो लोग शुरू में विराट का समर्थन कर रहे थे वे उस बयान को सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उन्हें उनके द्वारा वर्णित परीक्षण पद्धति पर विश्वास नहीं था। कल्पना कीजिए ओलंपिक खेलों की, जहां डोपिंग का संदेह होने पर मूत्र और रक्त परीक्षण आवश्यक हैं, जिसमें विशिष्ट उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ये सब उच्च तकनीक है, लेकिन अब कुछ बार उकड़ू बैठने से ड्रग्स के सेवन का पता चलने की उम्मीद की जाती है। क्या यह मजाक नहीं है? उस समय असंख्य संशयवादियों का सामना करते हुए विराट ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि आप सभी मेरी बातों को मजाक समझते हैं, लेकिन मैंने जिस बैठने की व्यवस्था का जिक्र किया है उसकी कुछ खास आवश्यकताएं हैं। यह कोई साधारण बैठने की व्यवस्था नहीं है। शानदार, आगे बढ़ो। मुझे देखना होगा कि ये आवश्यकताएं क्या हैं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मेरा बेटा यामामोतो ताकेशी आपके साथ पूरी तरह से सहयोग करे। यामामोतो रयुजी ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। इससे ठीक पहले यामामोतो ताकेशी की पिटाई हुई थी। उनका चेहरा सूजा हुआ था और उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। अब वह लगभग ठीक हो चुका था और विराट की कही बात सुनकर खड़ा हो गया और बोला, मैं अपने पिता की बात सुनूंगा। मैं निश्चित रूप से आपका पूरा समर्थन करूंगा। ताइक्वांडो खिलाड़ी पाकले और मुए थाई फाइटर एलिस सहित अन्य लोग भी आसपास जमा हो गए। हम सभी को लगता है कि आपकी परीक्षण विधि सही है और हम आपके साथ सहयोग करने को तैयार हैं। ये तीनों बेशक जानते थे कि उन्होंने ड्रग का सेवन किया था, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि इस तरह के परीक्षण से कुछ भी पता चल सकता है। अगर यह वाकई काम करता तो ओलंपिक को इतने सारे उपकरणों की आवश्यकता क्यों होती? अपने बेटे के इतने सहयोगी रवैये को देखकर यामामोतो रयुजी ने विराट की ओर देखा और कहा, देखो, हमारा बेटा तुम्हारे साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। यदि आप जुबान देश के लोग हमारे महान बेई देश के नागरिकों पर झूठे आरोप लगाते हैं तो आपको पूरी दुनिया के सामने हमसे माफी मांगनी होगी, क्योंकि यह अपमान न केवल हमारे देश या हमारे जूडो का है बल्कि हमारे महान बेई देश के लोगों के नेक दिल का भी है। जैसा कि सभी जानते हैं, हमारा देश कभी छल कपट में लिप्त नहीं होता। उनके शब्द स्पष्ट रूप से विराट को निशाना बना रहे थे। सभी लोग समझ सकते थे, सभी को लग रहा था कि इस बार विराट ने वाकई हद पार कर दी है। निराधार दावे करना तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। उप प्रधानाचार्य और अन्य लोग अवाक रह गए। वे जीव विज्ञान भी पढ़ाते थे और उस समय माथे पर शिकन लिए हुए एक ने कहा, ये श्रीमान, इस बार टैंक मुश्किल में पड़ सकता है। मुझे लगता है कि वह उत्तेजक गोली के दुष्प्रभावों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मैं उस गोली की उत्पत्ति जानता हूं, जिसे 5 साल पहले एक रहस्यमय जैव रसायन के प्रतिभाशाली व्यक्ति ने विकसित किया था। इसे बनाने के बाद वह प्रतिभाशाली व्यक्ति गायब हो गया और तब से उसे देखा नहीं गया है। उत्तेजक गोली की संरचना को कोई ठीक से नहीं समझता और न ही इसके दुष्प्रभावों को जानता है, इसलिए मुझे लगता है कि श्रीमान विराट के दावे महज बेबुनियाद अनुमान हैं। ये सुनकर प्रधानाचार्य बेहद परेशान नजर आए। अगर यह सच होता तो यह बहुत भयानक होता। हालांकि प्रधानाचार्य को मौजूदा स्थिति को संभालना था, उन्हें विराट की रक्षा करनी थी, क्योंकि वह उनका निजी व्यक्ति था। उसी क्षण यामामोटो ताकेशी, पाकले और एलिस तीनों खड़े हो गए और अपने चेहरों पर मुस्कान लिए केंद्र में आ गए। यामामोटो रयुजी ने अपने आसपास के लोगों से कहा, मुझे लगता है कि आप सभी ने पी शिक्षक की बात सुन ली होगी। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे और उसके 2 अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों ने उत्तेजक गोली ली है और दावा किया कि इसकी जांच के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है, केवल 10 बार स्क्वाट करने से ही काम चल जाएगा। आप शुवान देश के नागरिक होने के नाते हमारे लिए गवाह बनना होगा। आपके देश में आकर हमारे पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप जुबान देश के लोग निष्पक्ष और न्यायप्रिय हैं और किसी भी प्रकार के कुकर्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यामामोटो रयुजी के बोलने के बाद उसने दबी हुई मुस्कान दी। उन्हें विश्वास नहीं था कि इस बार जुबान देश के लोग अपने ही लोगों की गलती छिपाने की हिम्मत करेंगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, यामामोटो ताकेशी, पाकले और एलिस एक साथ कतार में खड़े हो गए और उकड़ू बैठने लगे।
आसपास के छात्रों ने एक शब्द भी नहीं कहा। वे अब भी विराट पर विश्वास करना चाहते थे और तीनों को स्क्वैट्स करते हुए ध्यान से देखते रहे। लगभग सभी लोग देख रहे थे। उन्होंने उन तीनों को उठते और बैठते हुए देखा जो 10 अनुक्रमों को तेजी से पार कर रहे थे। पब फ्यूचर विज्ञापन। यामामोटो ताकेशी और बाकी दोनों को कोई समस्या नहीं हुई। सब कुछ पहले जैसा ही था। कोई अंतर नहीं था, जिसका अर्थ है कि परीक्षण पूरी तरह से बेकार था। यामामोटो रयुजी ने विराट की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए सोचा कि इस बार वह कैसे समझाएगा। जुवान काउंटी के आसपास के छात्र स्तब्ध रह गए। कोई समस्या नहीं, ये कैसे संभव था? यह विराट का बचाव करने में मदद कर रहे वकील ने सीधे तौर पर हार मान ली। उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। ये कहा जा सकता है कि अब विराट केवल अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके द्वारा चुपचाप बैठे रहने का कोई उद्देश्य नहीं रह गया था। एक तरफ स्कूल के नेता थे, वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग प्रधानाचार्य ने कई वर्षों में पहली बार अपनी भौहें सिकुड़ी। उन्होंने समाधानों पर विचार किया, क्योंकि कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मित्रों की मानहानि करने पर कारावास हो सकता है, जिससे जुबान देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। विराट को छोड़कर बाकी सभी चिंतित थे। वह शांत था, बेहद शांत, मानो जो कुछ भी हो रहा था उसका उससे कोई लेना देना ही नहीं था। मात्सुशिता वुल्फ ने विराट की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए पूछा, सर, आपने जो कुछ भी कहा है वह सब असत्य है। अब मुझे आपके चरित्र पर गंभीर संदेह है और मुझे लगता है कि आप हमारे बेई देश को बदनाम करने का इरादा रखते हैं। इसलिए अब से हम आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जुवान काउंटी पुलिस से संपर्क करेंगे। जल्दी क्या है? किसने कहा कि यह सच नहीं है? विराट ने पूछा। आपने कहा था कि उकड़ू बैठने और उत्तेजक गोली का सेवन करने के बाद लोग बेहोश हो जाते हैं। वे अब बेहोश नहीं हुए हैं। क्या यह मानहानि के बराबर नहीं है? मात्सुशिता वुल्फ ने मन ही मन उपहास करते हुए कहा, लेकिन जिद्दीपन से कोई फायदा नहीं हो रहा था। विराट ने कहा, मैंने जो कहा था वह ये था कि मेरी विधि के अनुसार उठकर बैठ जाओ। इससे पहले कि मात्सुशिता वुल्फ कुछ जवाब दे पाता, यामामोटो रयुजी तुरंत खड़ा हो गया, विराट की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, ठीक है, आप जो भी बैठने का तरीका कहेंगे हम उसी तरह करेंगे। मुझे आपके स्क्वेटिंग के तरीके को देखने का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मैं कुछ नया और ज्ञानवर्धक देखना चाहता हूँ। यामामोटो ताकेशी, पाकले और एक अन्य व्यक्ति खड़े होकर विराट से बोले, हमें बताइए कि उकड़ू कैसे बैठते हैं और हम ठीक वैसा ही करेंगे। हम आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे और तब तक आप हम पर आपको फंसाने का आरोप न लगाएं। विराट ने इनकार नहीं किया। बेई देश के ये लोग आज भी इतने जिद्दी हैं, लेकिन जल्द ही वे ऐसे नहीं रहेंगे। अब पहले मेरे बताए ताल पर ठीक से नीचे बैठ जाओ। विराट ने निर्देश दिया। ठीक है, यामामोटो ताकेशी ने कहा। उसने सभी नियमों का पालन किया। उसे विश्वास ही नहीं था कि कोई समस्या होगी। जैसे ही वे उठकर बैठने लगे, यामामोटो रयुजी ने पास के छात्रों से कहा, आप सबने सुना, हमारे गवाह बनिए। छात्र नाराज हो गए और उन्होंने यामामोटो रयुजी की बात अनसुनी कर दी। लेकिन यामामोटो रयुजी क्रोधित नहीं हुए। इस सुरक्षा उपाय के साथ उसे विश्वास नहीं था कि विराट धोखा देने की हिम्मत करेगा। अगर वे दवा ले भी लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? इसे केवल उपकरण ही पता लगा सकते थे, आप कुछ भी पता नहीं लगा सकते थे। विराट के आदेश पर तीनों ने उकड़ू बैठना शुरू कर दिया। 1, 2। अचानक विराट ने अपनी गति बढ़ा दी। 3.4.5.6 789। रफ्तार और भी तेज हो गई। आखिरी संख्या 10। फिर इसकी गति काफी धीमी हो गई। यामामोटो ताकेशी और बाकी दो लोग विराट के साथ ताल मिलाकर उकड़ू बैठने का अभ्यास पूरा करके जमीन से उठे और विराट को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए बोले, माफ कीजिए, हम बेहोश नहीं हुए। इस पर आसपास के लोगों ने आह भरी। इस बार वाकई में सब कुछ भुलाने का कोई रास्ता नहीं था। यामामोटो रयुजी अब और भी जोर से हंसते हुए विराट की ओर देखने लगा। माफ करना, तुमने जो कहा वो नहीं हुआ। अगर तुम इसी तरह नासमझी का नाटक करते रहना चाहते हो तो मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी अंततः तुम्हारी हार ही होगी। मात्सुशिता वुल्फ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ आओ। वृद्ध प्रधानाचार्य रणनीति के बारे में सोचने लगे, खूब दिमाग खपाने लगे और अपने आसपास के लोगों से सलाह लेने लगे। ये कहा जा सकता है कि हर किसी के अपने अपने विचार थे। विराट के पास भी अपनी गिनती थी और वह मन ही मन चुपचाप उल्टी गिनती कर रहा था। 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1 ढह जाओ। उसी क्षण विराट के होंठों के कोने ऊपर उठे। अब समय आ ही गया था। पहले तो यामामोटो ताकेशी उपहास कर रहे थे, अचानक उन्हें चक्कर आने लगे और वे पाकले और एक अन्य व्यक्ति के साथ जमीन पर गिर पड़े। पहले तो किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब तीनों बेहोश हो गए तो पूरा इलाका फिर से शांत हो गया। विराट हंसते हुए बोला, देखो, ये तो ढह गए। मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। क्षमा करें, कुछ काम की वजह से देरी हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक घटना के लिए कई लिखता हूँ, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। मुझे इसे लिखने में बहुत मजा आया। 179, 180। हृदय गति में अचानक वृद्धि भाग 1। 179, 180। हृदय गति में अचानक वृद्धि भाग 1। ये सचमुच हुआ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यामामोटो ताकेशी और उनकी टीम सचमुच गिर जाएगी, जमीन पर लेट जाएगी, ऊपर नीचे छटपटाएगी जैसे कि उन्हें दौरा पड़ रहा हो और मुंह से झाग निकलने से बस थोड़ा ही कम रह गया हो। ये दृश्य देखकर सभी लोग चौंक गए, क्योंकि वे तीनों लोग सचमुच गिर गए थे और अगर विराट की बात सच थी तो उनके गिरने से संकेत मिलता है कि उन्होंने उत्तेजक गोलियां ली थीं। क्या यह महज एक संयोग हो सकता है? यामामोटो रयुजी, जो मुस्कुरा रहे थे, अचानक उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। जाहिर है उन्हें घटनाक्रम की इस तरह की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने वास्तव में यामामोटो ताकेशी को दवा दी थी, जिससे वह उस समय बेहद घबरा गया था। और इस समय ताइक्वांडो और मुए थाई के नेताओं की स्थिति को केवल स्तब्ध ही कहा जा सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता।
उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है, क्योंकि शुवान देश के कानून के तहत प्रतिबंधित दवा लेना मना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये शुवान देश के कानून के खिलाफ अपराध करने जैसा है। आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता, भले ही आप बेई देश से हों, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। मात्सुशिता वुल्फ और अन्य वकीलों के चेहरे भी बेहद विकृत हो गए थे, क्योंकि उन्होंने भी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी। लेकिन जुबान देश के आसपास के लोग जीत का जश्न मना रहे थे, मुट्ठी भींच रहे थे और बेई देश के समूह को निराश देखकर उत्साहित थे। वे मन ही मन आह भरते हुए बोले, हाहा कितना अच्छा लगा, इन लोगों ने वर्जित दवा ली और ऐसे दिखावा किया जैसे उन्होंने कभी कुछ लिया ही नहीं, और अब पकड़े गए हैं और बच नहीं सकते। जी हाँ, मास्टर विराट वाकई अद्भुत हैं। मैं गुरु विराट की प्रशंसा करता हूँ, लियांग पांग ने सबसे पहले चिल्लाकर कहा, क्योंकि जब से उसे पता चला था कि विराट एक शिक्षक हैं, तब से वह उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखता था। ये देखकर स्कूल के सभी नेताओं को राहत महसूस हुई। ये सचमुच संभव है, ये तो सरासर अनुचित है। हाँ, हालात इतनी अचानक कैसे बदल गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि उकड़ू बैठना और बेहोश होना वास्तव में प्रतिबंधित दवा लेने के कारण होता है? मैंने इससे पहले कभी इस तरह की परीक्षण विधि के बारे में नहीं सुना है। आसपास की आवाज़ें यामामोतो रयोजी के कानों तक भी पहुंची। उनका चेहरा बेहद बिगड़ गया, मानो अगर मौजूदा स्थिति जारी रही तो उनकी हालत और भी खराब हो जाएगी। फिर उसने मात्सुशिता वुल्फ की ओर देखा और कहा, मात्सुशिता सान, मेरी मदद कीजिए। यामामोतो रयोजी की विनती सुनकर मात्सुशिता वुल्फ ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आप और मैं दोनों बेई देश से हैं, लेकिन आपको मुझे ये बताना होगा, क्या आपने वास्तव में यामामोतो ताकेशी पर दवा का इस्तेमाल किया था? यामामोतो रयोजी ने सिर हिलाकर कहा, मैंने किया। वह वकील से ज़्यादा कुछ छिपाना नहीं चाहता था। ये सुनकर मात्सुशिता वुल्फ ने ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि कहा, अच्छा काम है, हमें इन शुवान देश के लोगों के गौरव पर प्रहार करना चाहिए। निश्चिंत रहें, मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं और यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि कुछ भी गलत न हो। मात्सुशिता वुल्फ को इस तरह बोलते हुए सुनकर यामामोतो रयोजी ने कहा, वकील मात्सुशिता, मुझे आपके साथ कैसे सहयोग करना चाहिए? बस मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगा। ये बहुत आसान है, बस कुछ भी स्वीकार मत करो। मेरी वाक्पटुता के आगे यहाँ कोई भी मुझे वाक्पटुता में मात नहीं दे सकता। मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता हूँ और जुबान देश के मनोबल को बुरी तरह से कमजोर कर सकता हूँ। मात्सुशिता वुल्फ ने घोषणा की। धन्यवाद मात्सुशिता सान, यामामोतो रयोजी ने कहा, और फिर विराट को तिरस्कार भरी नज़र से देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, अरे बच्चे, मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मात्सुशिता सान बेई देश के एक प्रसिद्ध वकील हैं, देखते हैं तुम मुझसे कैसे मुकाबला करते हो। उसी क्षण मात्सुशिता वुल्फ ने विराट को संबोधित करते हुए कहा, मैंने वास्तव में उन्हें बेहोश होते देखा, लेकिन इसका निषिद्ध दवा लेने से क्या लेना देना है? जहां तक मुझे याद है, एथलीट यामामोतो ताकेशी ने कुछ समय पहले एक बेहद कठिन प्रतियोगिता में भाग लिया था, और अब वह प्रतियोगिता के दबाव के आगे घुटने टेक कर गिर पड़े हैं, न कि किसी प्रतिबंधित दवा के सेवन के कारण। उन शब्दों के साथ ही मानो कोई बम फट गया हो, और वास्तव में यही स्थिति थी। इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था कि यह सच था या नहीं। जुबान काउंटी के लोग, जो पहले खुश थे, उनकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई थी। मात्र बेहोशी को सबूत के तौर पर पेश करने से कुछ भी साबित नहीं हो सकता। सभी लोग विराट की ओर देख रहे थे, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वह क्या कहेंगे। इस समय स्कूल का बचाव पक्ष का वकील भी चुप हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह शक्तिहीन है और सब कुछ विराट के भाग्य पर निर्भर करता है। इस समय विराट ने मात्सुशिता वुल्फ की ओर देखा, क्योंकि उसे इस तरह के परिदृश्य का पहले से ही अनुमान था। वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, क्या ये कहना काफी है कि वह थकान से बेहोश हो गया? विराट के शब्दों को सुनकर पूरा दर्शक वर्ग स्तब्ध रह गया और उन्हें वह बात समझ से परे लगने लगी। आपका मतलब, क्या ये पर्याप्त है से क्या है? वह स्पष्ट रूप से थकान से गिर पड़ा। मात्सुशिता वुल्फ ने पलटवार किया, क्या ये सरासर यह कहना नहीं है कि आपको शर्म नहीं है? इसके अलावा हम शुवान देश के लोग उदार हैं। आपको सबूत चाहिए, मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। मैं उन्हें पल भर में जगा सकता हूं और वे अजगरों की तरह फुर्तीले हो जाएंगे। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, वह अच्छी तरह जानता था कि ये लोग बेहोश क्यों हुए थे। उत्तेजक गोली लेने के बाद व्यक्ति की मांसपेशियां, दिमाग और तंत्रिका वाहिकाएं सभी बेहतर हो जाती हैं। उत्तेजक गोली के डिजाइनर के रूप में विराट इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे। स्पष्टतः उनके द्वारा बनाई गई उत्तेजक गोलियों में कोई समस्या नहीं थी। हालांकि यामामोतो ताकेशी और उनके समूह द्वारा ले जाए गए नमूनों में एक बड़ी समस्या थी, उनमें सेटलिंग हॉट पाउडर नामक एक घटक की कमी थी। ये जिनसेंग और हिरण के सींग जैसी बहुमूल्य औषधीय सामग्रियों से तैयार किया गया एक पदार्थ है, जिसे एक विशेष विधि द्वारा संसाधित किया जाता है। इसके सेवन के बाद ये हृदय गति को स्थिर कर सकता है, जिससे ये 200 से नीचे बनी रहती है। इसलिए सेटलिंग हॉट पाउडर के साथ उत्तेजक गोली लेने से कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यामामोतो ताकेशी द्वारा ली गई उत्तेजक गोली में ये घटक मौजूद नहीं था। इसलिए दवा लेने के बाद उनकी हृदय गति बढ़कर 300 हो गई, जो चिकित्सकीय दृष्टि से खतरनाक रूप से अधिक थी, जिससे दिल फटने का खतरा पैदा हो गया। बेशक, अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आपने पहले स्क्वैट्स में किया था, तो यह समस्या उत्पन्न नहीं होगी। यामामोतो ताकेशी और उनके लोगों को शुरुआत में कोई समस्या क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनके स्क्वैट करने का तरीका समन्वित था। समस्या तब उत्पन्न हुई जब विराट ने उन्हें उकड़ू बैठने के लिए कहा, क्योंकि उसने जानबूझकर उकड़ू बैठने की दर में बदलाव किया, जिससे यामामोतो ताकेशी और उनके समूह की हृदय गति पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाए। इसके संचयी प्रभाव के कारण वे बेहोश हो गए। उन्हें जगाने के लिए बस संचित हृदय गति को मुक्त करना ही काफी था। इस समय आसपास मौजूद लोगों ने विराट की बातें सुनकर अविश्वास के भाव प्रदर्शित किए। बेहोश होकर फिर होश में आना बहुत ही असंभव लगता है। एक बार फिर कानाफूसी की लहर दौड़ गई।
वे बस बेहोश हो गए हैं, उनके ऊपरी होंठ को चुटकी काटकर उन्हें जगाओ, इसमें अजीब क्या है? क्या तुमने नहीं सुना उसने क्या कहा? उन्होंने दावा किया कि जब वे जागेंगे तो वे अजगरों की तरह ही जीवंत होंगे। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? कुछ गड़बड़ लग रही है। यामामोटो रयुजी और बाकी लोग फिर से हंस पड़े, मानो उन्होंने कोई बड़ा मजाक सुना हो। बेहोश हो जाना और फिर ड्रैगन की तरह चुस्त दुरुस्त होकर जागना। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि अगर यामामोतो ताकेशी अब जाग भी जाते तो भी जब तक वह कमजोर होने का नाटक करते, यह विराट के मुंह पर एक करारा तमाचा होता। इस आदमी को इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? मात्सुशिता वुल्फ यामामोटो रयुजी के विचारों को अच्छी तरह जानता था और विराट की ओर देखते हुए बोला, ठीक है, अब उन्हें जगाओ। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि वे कितने जीवंत हो सकते हैं। यह आपका अंतिम अवसर है। विराट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि यामामोतो ताकेशी के पास जाकर मुस्कुराते हुए उसे नीचे की ओर देखा, फिर अपना पैर बढ़ाया और यामामोतो ताकेशी की छाती पर जोर से पटका। इस दृश्य को देखकर सभी के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। ये तो सीधे सीधे किसी की जान लेने के बराबर था। कोई कमजोर व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है? यामामोटो रयुजी घबरा गया और उसने गाली देते हुए कहा, तुम्हें धिक्कार है। तुमने सरेआम मेरे बेटे यामामोतो ताकेशी की हत्या करने की हिम्मत की, मैं इसके लिए तुम्हारी जान ले लूंगा। शुवान देश के लोगों का एक बड़ा समूह इस तरह के जोखिम भरे कदम से तुरंत असहज महसूस करने लगा। फिर भी विराट का पैर बेरहमी से यामामोतो ताकेशी पर पड़ा। अचानक सभी ने यामामोतो ताकेशी की आंखें खुलते हुए देखीं और वह जमीन से उछलकर खड़ा हो गया, अपने हाथों और पैरों को इधर उधर पटकने लगा। इस दृश्य ने सबको चौंका दिया। सभी यामामोतो ताकेशी को घूरने लगे। हे भगवान, वह सचमुच जाग गया। ये तो बहुत डरावना है। चौंकाने वाली बात है, आखिर हो क्या रहा है? वह अचानक कैसे जाग गया? मैं शायद सपना देख रहा हूँ। यामामोटो रयुजी और उनके साथी भी यामामोतो ताकेशी को गहरी हैरानी से देखते रहे। क्या आखिर यहाँ चल क्या रहा है? फिर विराट ने आगे बढ़कर पाकले और एलिस पर पैर से वार किया, जो अभी भी जमीन पर पड़े हुए थे। 2 बार पैर पटकने पर बेहोश हुए दोनों लोग भी जाग गए और यामामोतो ताकेशी के साथ शामिल हो गए, जो मूर्खों की तिकड़ी की तरह देख रहे थे। ये कैसे हुआ? मुए थाई और ताइक्वांडो के नेताओं ने दहशत में कहा। मात्सुशिता वुल्फ और अन्य वकीलों का चेहरा भी पीला पड़ गया। मात्सुशिता वुल्फ के हाव भाव देखकर यामामोतो रयुजी समझ गया कि मामला गंभीर है और उसने जल्दी से यामामोतो ताकेशी पर चिल्लाते हुए कहा, ताकेशी, तुम इतने कमजोर हो, इधर उधर क्यों कूद रहे हो? ठीक से आराम करें। वह यामामोतो ताकेशी को इशारा कर रहा था कि वह अभी हिलना डुलना बंद कर दे, लेकिन यामामोतो ताकेशी, जो लगातार कूदता रहा, उसने यामामोतो रयुजी की ओर दर्द भरी निगाहों से देखा और कहा, पिताजी, मैं कूदना नहीं चाहता, मेरा शरीर अपने आप कूद रहा है। अब संचित हृदय गति अनियंत्रित रूप से फूट पड़ी और व्यक्ति के शरीर पर हावी हो गई। ये सुनकर यामामोतो रयुजी का चेहरा और भी पीला पड़ गया। इसी बीच विराट मुस्कुराते हुए वहीं खड़े रहे और बोले, अब वे जाग गए हैं और अजगरों की तरह फुर्तीले हो गए हैं। क्या आपको कुछ और कहना है? ये तो तुम्हारी घिनौनी चाल के सिवा कुछ नहीं। आपने जिस परीक्षण विधि का उल्लेख किया है उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हम आप पर विश्वास क्यों करें? वकील मात्सुशिता वुल्फ घबराते हुए बोलने लगे। विराट ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैंने एक बार उस उत्तेजक गोली के निर्माण में भाग लिया था। उसके बोलते ही पूरा कमरा चौंक गया। उत्तेजक गोली के निर्माण में किसने भाग लिया? ये कैसे संभव हो सकता है? सबके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे।